बैक आ चुके हैं हम ब्रेक से वापस। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। 9:30 बजे से आज हमने आपकी अटेंशन ग्रैब कर लिया, बिकॉज क्या करें, दिन ही इतना स्पेशल है, इतने सारे हमारे पास गेस्ट मौजूद हैं। वेल, अब मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ दो हमारी आज की पहली गेस्ट से। दोनों ही यंग हैं, दोनों ही अचीवर्स हैं। पहले मैं तारुफ करवाना चाहती हूँ रिदा ताहिर का, जो कि बैरिस्टर हैं एंड शी हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, डरहम यूनिवर्सिटी एंड लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, एज वेल एज लीडिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू कि ये हैं यंगेस्ट वुमन लॉयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ़ लाने के लिए। अभी आपसे हम पूछेंगे कैसा लगता है आपको इतना सब इतनी छोटी सी उम्र में अचीव करके। इसके साथ साथ एक और जो ज़बरदस्त किस्म की खातून हमारे साथ हैं, उनका नाम है अरूबा फरीदी। और अरूबा फरीदी कौन है? सोचें, डॉक्टर, इंजीनियर, मैं आपको बताती हूँ। वो है एयरक्राफ्ट इंजीनियर। रिसेंटली शी इज गॉटन हर इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस लाइसेंस। पाकिस्तान की अगेन यंगेस्ट फीमेल एरोस्पेस इंजीनियर विद मैक्सिमम बेसिक कैटेगरीज लाइसेंस EASA, CATA1, B1, CATA2, B12। आई नो हम लोग को कुछ इसमें से समझ नहीं आएगा, वो हमें समझा देगी, डोंट वरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। वेल, बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ़ लाने का। तो दोनों क्योंकि यंगेस्ट पहली हैं अपनी कैटेगरी में, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए दैट हाउ डिड यू थिंक ऑफ बिकमिंग अ लॉयर? दिमाग में ख्याल कैसे आया? मैं हमेशा से इंसानी हकूक़ पे काम करना चाहती थी। तो जब मैंने वकालत चूज़ की तो मैंने यही सोच के चूज़ की कि अगर मैं वकील बन सकूँगी तो दूसरी ख़वातीन की और दूसरे बच्चियों की मैं मदद कर सकूँगी। ठीक है। कानून को इस्तेमाल कर सकूँगी अच्छे तरीके से, उनकी बेस्ट उसको अप्लाई कर सकूँगी कोर्ट्स के अंदर, सर्वाइवर सेंट्रिक मैकेनिज़म्स दे सकूँगी। तो इंसानी हकूक़ पे प्रैक्टिस करने के लिए ही मैंने वकालत का शुबा चूज़ किया। और ये आप जो कह रही हैं हमेशा से, उम्र क्या आपकी खुद अभी इतनी यंग उम्र, ये हमेशा से का मतलब क्या था? क्या उम्र थी आपकी जब मैं स्कूल गोइंग थी माई सेल्फ, और मैं ये देखती थी कि दूसरे बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा पा रहे हैं, जबकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में वो तो सब जानते हैं, वो बच्चों को भी जानना चाहिए कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशन उनको क्या राइट्स ग्रांट करती है, वो आपका सुप्रीम लॉ है। तो जब मैं देखती थी कि मैं गाड़ी में बैठी हूँ और ये मुझसे भीख मांग रहे हैं, ये मुझसे क्यों भीख मांग रहे हैं, मैं क्या कर सकती हूँ कि ये भी मेरी तरह गाड़ी में बैठे और स्कूल जाएं। और तब से मैंने ये स्टार्ट किया कि मैंने ये सोच स्टार्ट की कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं, वो अभी भी जो चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी का नंबर है 1121, मैं जब भी कोई भी बच्चा देखती हूँ मैं उस पर हमेशा डायल करके उन्हें बताती हूँ कि ये बच्चा यहाँ पे है। और मेरी कॉल्स में बेशुमार मुझे नाम से जानना शुरू हो गए हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी वाले कॉल्स हैं कि मैं किस तरह से मदद लीगली भी कर सकती हूँ, कोर्ट्स में भी कर सकती हूँ, और आपकी भी मदद कर सकती हूँ कि आप इन बच्चों को सड़क से उठाएँ, शेल्टर होम में डालें, फॉर्मल या नॉन फॉर्मल एजुकेशन दें, कुछ ना कुछ तो करें। ये बेचारे बच्चे, उनकी जगह सड़क पे नहीं है, उनकी जगह स्कूल में। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। आपकी पढ़ाई के मुतालिक भी आपसे जानेंगे जनाब। फर्स्ट एयरक्राफ्ट इंजीनियर, यंगेस्ट एक्चुअली। सो कैसे बनी, क्या दिमाग में ख्याल क्या था कि आपने क्या लाइक इंजीनियरिंग का, एयरक्राफ्ट का क्या कनेक्शन था जो आपके पैशन में कन्वर्ट हुआ? एयरक्राफ्ट का शौक़ तो था मुझे बचपन से। ठीक है। बट क्योंकि मेरे वालिद साहब जो हैं वो ख़ुद इंजीनियर थे, तो बाबा के साथ घर में ऐसी सब इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जितनी भी एक्टिविटीज़ थी वो मैं बाबा के साथ करती थी व्हेन आई वाज सो यंग, बिल्कुल स्कूल लाइफ से। यानी उसको सही करना, एक एयरक्राफ्ट को सही कैसे करते हैं? जी, ओके। सो वो मुझे जो है जितने भी मैकेनिकल टेक्निक्स थे उसके बारे में पढ़ाते थे। फिर फील्ड में आके भी बाबा ने मुझे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए। तो मैं, क्योंकि मैं बाबा को फॉलो करी थी, तो मैं इस फील्ड में आना चाहती थी। फिर मैंने देखा कि एयरक्राफ्ट्स की फील्ड में भी कुछ ऐसा मैं अचीव कर सकती हूँ, आ सकती हूँ इस फील्ड में अपने स्किल्स देकर। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस ज्वाइन कर लूँ। तो मेंटेनेंस जब आपने ज्वाइन करने का सोचा, आपके दिमाग में ये नहीं आया कि भाई एयरक्राफ्ट की जब भी लोग बात करते हैं, प्लेन्स की बात करते हैं, देयर लाइक कि भाई चलाना है, पायलट बनेंगे हम, कभी उस तरफ रुझान गया आपका? उस तरफ रुझान था, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये लगा क्योंकि आई वॉन्टेड टू नो कि एयरक्राफ्ट फ्लाई करता कैसे है। सो दैट्स वाई मुझे ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा।
ओके ओके, चले जी ज़बरदस्त। तो अब जब आप फिक्स कर रही होती हैं, आप क्या कहेंगी उन लोगों के लिए जिनको ये बात नहीं पता कि जब भी एक एयरक्राफ्ट एयरप्लेन जो है वो फ्लाई करने के लिए उसको ओके की रिपोर्ट मिलती है, कितना इंपॉर्टेंट है कि एक एक पुर्जा अपनी जगह पे हो सही से? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और जिस टाइम हम मेंटेनेंस शुरू करते हैं उससे पहले आपके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं एयरक्राफ्ट के, उनकी तरफ से हमारे पास प्रॉपर प्रोसीजर्स होते हैं, मैनुअल्स होते हैं। तो हम हर मेंटेनेंस में, चाहे वो बहुत ही माइनर हो या बहुत ही मेजर हो, उसके लिए हम वो मेंटेनेंस मैनुअल्स जो हैं उसको अप्रोच करते हैं, उसको रीड करते हैं, उसके बाद हम कोई मेंटेनेंस करते हैं। उसके बगैर कोई मेंटेनेंस नहीं कर सकते आप। ठीक है। उसके बाद आप उसकी प्रॉपर वर्कशीट साइन करते हैं, जिसके बाद आपको पता चलता है कि दैट मेंटेनेंस हैज़ बीन डन। उसके बाद आप उसको CRS इशू करते हैं, दैट्स अ सर्टिफिकेट टू फ्लाई, और यू कैन से अ परमिट टू फ्लाई। परमिट टू फ्लाई, ताकि आप लोगों की जिंदगी बचा सकें और खुदा ना खासा कहीं कोई मसला हुआ तो आपकी तरफ लोग आएंगे कि ये क्या हुआ है, राइट? सही है, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए, इनके लिए तो इनकी फादर की एक सपोर्ट भी थी, प्लस मेंटोरशिप भी थी, उन्होंने हमेशा से देखा था। सो जब आपने अपनी फैमिली के साथ शेयर किया कि भाई मैं लॉयर बनना चाहती हूँ, उन्होंने ये नहीं कहा कि बेटा पाकिस्तान में नहीं बनो, सेफ नहीं है, ऐसा हुआ कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे वालिद साहब, मेरी अम्मी, मेरे भाई, उन सब ने मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। वाह। और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी किया कि जो तुम जो बनना चाहती हो तो हम तुम्हें पूरी सपोर्ट देंगे, तुम जो भी करना चाहती हो, तुम्हें तालीम वो हासिल होगी, तुम खुद हमें बताओगी कि तुम करना क्या चाहती हो। और तब मैंने उनसे शेयर किया कि मैं एक एज अ लॉयर बनना चाहती हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। और जब से मैं वापस पढ़ के आई हूँ तो उन्होंने हर तरह से मेरी सपोर्ट की। तो रिदा, एक और बात भी बताइए कि जब आप पढ़ने के लिए गई, हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो चाहे जितनी भी ब्रॉड माइंडेड हो, लेकिन एक लड़की का बाहर पढ़ने जाना थोड़ा सा मायूब समझा जाता है। जब डिसाइड हुआ कि आप जा रही हैं अब पढ़ने के लिए, तो क्या था फैमिली का? एक खुश थे, बल्कि ज़्यादा सपोर्टिव थे। अच्छा। मैं तो, मुझे खुद खौफ था कि इस तरह मैं जा रही हूँ और अपनी फैमिली से दूर रहूँगी, क्योंकि मैं अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ। और मुझे खुद ये था कि हाँ, पढ़ना है, मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ने का शौक़ है, लेकिन मैं जा रही हूँ और मैं अपनी फैमिली से किस तरह इतना अरसा 2-3 साल दूर रहूँगी। बट मेरे वालिद साहब ने फिर दोबारा मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरी अम्मी ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और उन्होंने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यू हैव टू गो एंड आपने अपनी तालीम पूरी करनी है ताकि जो आप बनना चाहती हो आप वो बन सको। वाह, क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताइए, मेरा दोनों से सवाल है कि आप दोनों की नज़र में, सिंस यू गाइस हैव अचीव सो मच, अपने दिल की सुनिए आपने और वो कर रहे हैं अभी तक, आपकी नज़र में विमेन एम्पावरमेंट क्या है, आपसे जानना चाहती हूँ। कि मेरे हिसाब से देखें, हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें इक्वालिटी चाहिए, बट मैं ये नहीं समझती, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि फ़ीमेल्स के लिए ना हमें हमारी प्रेफरेंसेस डिफरेंट होनी चाहिए। फ़ीमेल्स के लिए जो रिस्पेक्ट है उसको हमारी सोसाइटी जो है ना इतना ज़्यादा गौर नहीं करती है, क्योंकि जिस तरह मेरी मेल डोमिनेटेड फील्ड है तो वहाँ पे रिस्पेक्ट ना आपको खुद लेनी पड़ती है। ठीक है। मतलब इतना मुश्किल क्यों है? अगर आप इस्लाम की बात करें या आप सोसाइटी की बात करें तो फीमेल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। हमें इस चीज़ के लिए कंसर्न होना चाहिए कि फ़ीमेल्स को आपने बिल्कुल ही जो है ना एक साइड पे कर दिया है। सारी हर चीज़, हर अचीवमेंट या कितनी भी जो फील्ड्स हैं, जिस तरह की मेरी मैकेनिकल फील्ड है, तो इसमें आप बॉयज़ को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे बात समझ में नहीं आती। रिस्पेक्ट और सपोर्ट आप कह रही हैं, इसके रिस्पेक्ट की जो आपने बात की इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। जैसे आपकी फील्ड में आप क्या समझती हैं कि रिस्पेक्ट क्या है और डिसरिस्पेक्टफुल क्या है होना? देखिए, इस तरह से कि कुछ काम ऐसे हैं कि जो कि लड़के ही कर सकते हैं, ये हमारी मेंटालिटी है, ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपको जो है काम के हिसाब से चीज़ें मैनेज करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने फीमेल्स को समझा हुआ है कि वो बहुत नाजुक है, ऐसा नहीं है। जो मेरे मेल कलीग्स कर सकते हैं वो मैं भी कर सकती हूँ। ठीक है, इट्स जस्ट दैट सिंपल। हमने जो है ना वो इक्वालिटी के चक्कर में फीमेल्स को ये समझा हुआ है कि नहीं, फीमेल्स जो है उनका एक ग्रेड नीचे है या एक लेवल नीचे है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली आप यही कह रही हैं कि इक्वल ही हैं, और रिस्पेक्ट का मतलब ये कि वैलिडेट इक्वालिटी की जो डेफिनेशन है ना, वो हमारे माइंड में बहुत गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि भाई मर्द यहाँ है, औरत यहाँ है, आहिस्ता 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 यहाँ आ रही है। आप कह रही है नहीं भाई, साथ ही हैं दोनों। बिल्कुल, इट्स एज सिंपल एज दैट। अच्छा, मुझे ये भी बताइए आप कि आप इतना, क्योंकि मध्यम बोलती हैं, लॉयर जो हमने देखे हैं तो वो एक खास किस्म का ना पर्सनालिटी ट्रेट होता है जो कि अमूमन मर्दों के साथ एसोसिएट किया जाता है। सो मुझे बताइए कि आपको फील्ड में सीरियसली कैसे लिया जाता है? क्या आपकी डिग्रीज हैं, क्या आपका काम है, क्या ऐसी रीज़न है? मेरा काम है। मेरी जिस दिन कोर्ट में पेशी हो, मैं
कहीं पे भी नहीं जाती, मैं कोई कमिटमेंट नहीं करती, क्योंकि ये एक सर्वाइवर और एक विक्टिम की जो डिज़र्व करता है उसके ख़िलाफ़ है। लेकिन वकील अक्सर ऐसा करते हैं, तैयारी करके नहीं आते, दो जगह पे केस होता है तो एडजर्नमेंट इधर उधर से ले लेते हैं, हाई कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं पेश होते, कभी हाई कोर्ट में नहीं पेश होते, जिसकी वजह से एडजर्नमेंट्स होती हैं और किसी भी सर्वाइवर को जस्टिस से एक्सेस नहीं मिल पाती। तो मैं बहुत ज़्यादा कमिटेड हूँ अपने काम से। अगर मुझे रात ऐसा भी हो कि पूरी रात जाग के तैयारी करनी पड़े, बेल लगी हुई हो, तो मैं पूरी रात जाग के तैयारी करूँगी। मैं घर आके वापस जब मैं फारिग होंगी कोर्ट से, ऑफिस जाके आके मैं फिर सोऊंगी। तो आपकी कमिटमेंट, आपका काम कि आप तैयारी करके जाएं, आप कोर्ट में जितने भी आपके केस लो की रिसर्च है उसको प्रॉपरली रिसर्च करके जाएं। और अब ज़्यादा आवाज़, अक्सर जो मेरे साइड पे वकील होते हैं वो ज़्यादा ऊंची आवाज़ में ही बात करते हैं, लेकिन उनको देख के मैं अपना रवैया नहीं बदलती, क्योंकि मैं कोर्ट को रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं सर्वाइवर को रिस्पेक्ट करती हूँ, और मैं अपनी जो भी बात मुझे कहनी होती है मैं अपनी मेहनत से वो रिसर्च की भी बात जाके बोलती हूँ। क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट्स होते हैं, हमें केस लो को यूज़ करना होता है कि ये सुपीरियर कोर्ट ने ये होल्ड किया है और बाइंडिंग प्रेसिडेंट है, तो इस कोर्ट को भी एज अ लोअर कोर्ट एक्सेप्ट करना है। वो उसमें लेटेस्ट जजमेंट, सारी चीज़ें उनकी मैं प्रॉपर रिसर्च करके जाती हूँ। यानी आपके अल्फाज जो हैं वो आपके बोलने, आपके लहजे से कहीं ज़्यादा ऊपर है, कहीं ज़्यादा जो है वो इम्पैक्टफुल है। मुझे ये बताएं, कोई ऐसा सक्सेस स्टोरी आप बताना चाहती हैं, कोई ऐसा केस जब आपने जीता हो, आपने ज़िंदगी किसी की बचा ली? अच्छा, यहाँ पे मैंने इंसानी हकूक़ पे बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन जिस चीज़ को मैं हाईलाइट करना चाहूँगी, जिसे मैं अपनी सक्सेस समझती हूँ, वो ये है कि सिंध हाई कोर्ट में मैंने एक पिटीशन फाइल की थी जानवरों के लिए। ठीक है। जहाँ पे जानवर जो हैं एक पिंजरे में गंदे गंदे से कैद थे और उनके पास खाना नहीं था, उनके पास पानी नहीं था, और मैंने वो पिटीशन दायर की। मुझ पर वकला कम्यूनिटी के बहुत ज़्यादा लोग हंसे भी कि यहाँ पे इंसानों को हकूक़ नहीं मिलते और तुम जानवरों के पीछे पड़ी। ये बहुत सुनने को मिलता है। आपने क्या जवाब दिया इसका? मैंने ये कहा कि वो भी जान है, वो भी इंसान है, उनको भी अल्लाह ताला ने बनाया, उनकी भी फीलिंग्स हैं, उनको भी पेन महसूस होती है, इसीलिए तो वो पानी पीते हैं, वो खाना खाते हैं, हमारी तरह हैं वो। सिर्फ ये है कि हाँ इंटेलेक्चुअल में फ़र्क है, हम इंटेलेक्चुअल सुपीरियर बीइंग्स हैं, लेकिन जान तो वो भी हैं। सो सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू डीएमसी डायरेक्टर जो ईस्ट हैं उनको ये बोला गया था कि आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है कि आप जाके देखें कि जानवर हैं उनकी ठीक तरीके से केयर हो रही है या नहीं हो रही है, और वो जानवर रेस्क्यू भी करवाए गए थे। वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। और आपने तो अच्छा कहा कि जानवर हैं, जान है, ये आपने उसी लफ्ज़ में से जो है वो समझाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और अच्छा जी, अब ये जो सिलसिला है ये यहाँ पे कंटिन्यूड रहेगा, और हम जाते जाते ट्रिब्यूट भी देंगे उन तमाम लोगों को जिन्होंने हमारे लिए क्या क्या काम किए हैं। और आप लोगों की, इससे पहले कि मैं आपसे ज़रा इजाज़त चाहूँ, मैं क्यों ना आपको ये खूबसूरत सी जो हमारी छोटा सा टोकन ऑफ लव है ये मैं आपको देना चाहती हूँ, बिकॉज़ बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के आने का। थैंक यू सो मच। और जनाब, ये जो बास्केट है ये है आपके लिए हमारी तरफ से एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, एंड ये है अरूबा आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के तशरीफ़ लाने का। वेल जनाब, अब जा रहे हैं हम ब्रेक पर, और ब्रेक से वापस आने के बाद हमारे बहुत सारे ज़बरदस्त किस्म के और गेस्ट हैं जिनसे आपको हम मिलवाएंगे। और हम ब्रेक पे बिल्कुल जाते जाते किनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं? हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं बिल्कीस ईधी को। ब्रेक से वापस आइए और हमारे मज़ीद बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के गेस्ट से मिलिए। जैसे हर कामयाब इंसान के पीछे औरत का हाथ होता है, वैसे ही पाकिस्तान के सबसे बड़े ह्यूमैनिटेरियन अब्दुल सत्तार ईधी के शाना बशाना खड़ी रहीं इस कौम की माँ बिल्कीस ईधी। बिल्कीस ईधी उन हजारों लावारिस बच्चों की माँ थीं जिन्हें उनके अपने बेसहारा छोड़ गए। वो नन्ही नन्ही आंखें जो माँ की आगोश के सिर्फ ख्वाब देख सकती थीं, उनके लिए बिल्कीस ईधी ममता की ठंडी छाँव की तरह थीं। समाजी खिदमत पर हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें हिलाल इम्तियाज से और रूसी हुकूमत ने लेनिन प्राइज से नवाजा। 15 अप्रैल 2022 को बिल्कीस ईधी खालिक हकीकी से जा मिलीं और अपने पीछे
उम्मीद की रोशनी छोड़ गईं। दोबारा से तमाम ख़वातीन को बहुत बहुत इंटरनेशनल विमेंस डे की मुबारकबाद। हमारी दुआ है और हमें उम्मीद है कि जो भी ख्वाब आपने देखा है, अगर उससे आपको या किसी और को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा तो वो ज़रूर आप पूरा कर पाएँ। आमीन सुम आमीन। अब जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं वो वैसे तो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। जब आप उनको सुबह सुबह देखते हैं, उनकी रेसिपीज़ फॉलो करते हैं तो हर घर में खुशी की लहर आ जाती है, बिकॉज खूबसूरत सी रेसिपीज़ हैं, ख़ुद वो इतनी प्यारी हैं कि आप उनकी बात सुन रहे होते हैं। पूरी दुनिया से वो ट्रैवल करके आती हैं, आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें बता रही होती हैं, सिखा रही होती हैं। किन की बात कर रही हूँ मैं भला, किन की बात कर सकती हूँ मैं भला। हमारे साथ मौजूद है मेरी आपकी हम सब की फेवरेट शीरीन आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, सब में पहले हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल द वुमेन्स अराउंड द वर्ल्ड। हमेशा खुश रहिए, आबाद रहिए और अल्लाह ताला औरतों का नाम हमेशा कायम रखे। बिल्कुल, आमीन। आपा, आप इतना बड़ा नाम है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जब आप ने पहली बार कुकिंग की थी, आपको नहीं लगा होगा कि आप इतना बड़ा एक नाम बन जाएंगी, हाउस होल्ड नेम बन जाएंगी। पहली बार जब आपने कुकिंग की तो क्या था वो मरहला, किस तरह आपने स्टार्ट किया? ना पूछें, मैं पूछना चाहती हूँ। मुझे कुकिंग नहीं आती थी आयशा। व्हेन आई गॉट मैरिड मुझे कुछ भी नहीं आता था। हाउ ओल्ड वर यू? 19। या एंड माई मदर यूज टू टेल मी कि सीख लो सीख लो सीख लो। शौक था, लेकिन वो कहती थी सीख लो, फिर कहती थी नहीं नहीं किचन में नहीं जाना, बिकॉज़ हमारे घर 2-2 कुक्स थे, आदमी थे, तो आदमियों के बीच में लड़कियां नहीं जानी चाहिए। तो फिर सीखा ही नहीं। लेकिन जब शादी होने लगी तो उनको पैल्पिटेशन शुरू हो गई, अब ये मेरा नाम वो करेगी वहाँ जाके ससुराल में। खैर, और मेरे साथ इत्तेफाक ये हुआ, मेरी नंदे दोनों बड़ी वो थीं, मतलब आई डोंट नो स्ट्रिक्ट टाइप की थी, जो भी थी। बहरहाल थर्ड डे ऑफ माई मैरिज वॉज 23 मार्च और छुट्टी का दिन था। तो माई हस्बैंड टोल्ड मी आज तुम घर नहीं जाओ अम्मी के। तो मैंने कहा ठीक है। मैं जैसे ही कमरे से बाहर गई तो मुझे दोनों कहती हैं कि आज आप खाना बनाएंगी। ओह माय गॉड, आई गॉट अ हार्ट अटैक। मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं आता था कि दाल मूंग की और मसूर की कौन सी कलर की होती है। प्रॉमिस आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट कुकिंग। सही। तो फिर मैंने जल्दी से अपने रूम में आई एंड आई वाज क्राइंग एंड आई कॉल्ड अप माय मदर कि अब मुझे ये बनाना है, कुछ बनाना है, कुछ बताएं जल्दी से। अच्छा, वो ज़माना 1977 का ऐसा ज़माना था, ना लाल प्याज मिलती थी, ना अदरक लहसुन पिसा हुआ मिलता था। आपको उसी, और हमारे घर में ये था कि खुद ही उस वक्त छीलो, ताज़ा ताज़ा और पीसो, और मतलब यू नो, और प्याज खुद काटो, आँखों से आंसू गिर रहे हैं, ये सब कुछ किया। फिर मैंने बहुत सारी कुकिंग क्लासेस ज्वाइन की, जहाँ पे भी जाती थी कुकिंग का भी शौक बहुत था। इट वॉज इनबॉर्न, लेकिन कभी किया नहीं था। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए शीरीन आपा कि आप कहते हैं ना कि भाई हमेशा इंसान अपनी माँ से कुछ ना कुछ सीखता है, जैसे आप भी बता रही हैं कि उन्होंने कुछ कहा। सो आपकी ज़िंदगी में आपकी मदर की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इन्फ्लुएंस रहा है उनका? My mother was very strict with me. Not only with me, I think with everybody, because उनको ये होता था कि बेटियों को, और पहले का ज़माना था भी ऐसा आयशा कि माएँ आँख दिखाती थी और हम बिल्कुल यू नो बैठ जाते थे। हम कभी हमने माँ की बात को टाला नहीं था। सही है। But my father was very sweet. He was opposite with me because I was youngest of the family. Okay. भाई बहनों में मैं सब में छोटी थी, तो वो मेरे फादर मेरे से बहुत ज़्यादा करते थे। लेकिन मैं समझती हूँ होना चाहिए माँओं को अपने बच्चों को इसी तरह तरबियत देनी चाहिए, ताकि हम फिर आगे चल के उनका नाम भी तो रोशन बिल्कुल, वो गुड कॉप बैड कॉप वाली कहानी बिल्कुल होनी चाहिए बैलेंस के लिए। रास्ता हमारे साथ है लाहौर से, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आयशा, क्या हाल है? ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक। रास्ता, आप लोग हमेशा कहते थे कि शीरीन आपा का शो में बुलाएं, आज हमने बुला लिया है, क्या पूछना चाहते हैं रास्ता? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक हो आयशा? जी जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे ये बताइए शीरीन आपा, आज यहाँ पे हमारे से मेरी बात करनी थी। कीजिए कीजिए। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम शीरीन आपा। वालेकुम अस्सलाम।
क्या हाल है, ठीक हो आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे लिए बड़े एजाज की बात है, आज आपसे बात हो रही है। बड़े अच्छे से आपका शो देख रही थी तो बड़ी खुशी हो रही है मुझे आपको देख के और आपसे बहुत बात करके। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, आपको तो इतना सलूट करना चाहिए कि शुमार नहीं है। आपने घर की माओ बहनों बेटियों को कुकिंग सिखा के इतनी स्पल्ट कर दिया घरों में कि माशाल्लाह आपको जितना सलूट किया जाए उतना ही कम है। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी आपसे बात करने की, अल्लाह ने आज पूरी कर दी मेरी ख्वाहिश। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। कोई कोई सवाल करना चाहती है मजे का आपस से? फेवरेट हाँ, कलर, यही फेवरेट मतलब खाना, कुछ भी? हाँ हाँ, यही मैंने उनसे बात कर रही थी, आपने इसी कुकिंग सिखाती है तो क्या? हाँ, बोले बोले। समझ नहीं आ रही इनसे क्या बात करूं। चलिए कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ आपके से के सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये वाला सवाल कर लेती हूँ, आपका फेवरेट खाना क्या है, आप बता दें पहले इनके लिए। मेरा फेवरेट खाना आयशा, आई एम वेरी सिंपल, यू वोंट बिलीव इट। आई लव, हम लोग मेमन हैं या मेमन्स, और हम पकौड़े वाली जो कड़ी आती है उसके साथ हम खिचड़ी बनाते हैं। वी डोंट हैव इट विद बॉइल्ड राइस। ओके। तो खिचड़ी वो नरम वाली खिचड़ी नहीं, मूंग की दाल और चावल की अच्छी भुनी हुई खिचड़ी। ठीक है। आई लव कड़ी खिचड़ी। आपा यहाँ मुझे लगता है मैं आपको फॉर अ रीजन फॉलो कर रही हूँ। कोई मुझसे पूछता है मेरा फेवरेट खाना क्या है तो मैं कहती हूँ कड़ी चावल, लेकिन अब मैं खिचड़ी वाले के साथ ट्राई करूँगी। मस्ट ट्राई विद खिचड़ी। ओह, दैट वुड बी अ चेंज फॉर मी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि हम हमेशा कहते हैं कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। इस कामयाब औरत के पीछे किसका हाथ है? ये बिल्कुल सही है। और इस फील्ड में आने के लिए बहुत से लोग हैं, लाइक माई ब्रदर्स एंड माई सिबलिंग्स। जब मैंने कुकिंग सीखी, जब मैंने कुकिंग क्लासेस स्टार्ट की, आई स्टार्टेड डूइंग कुकिंग क्लासेस सिंस लास्ट 35 years. माशाल्लाह। And alhamdulillah, I had such a big fame only in Pakistan. मसाला पे आने के बाद लोग मुझे पूरी दुनिया में जान गए। पहले तो वो लिमिटेड था, कराची की हद तक था। फिर ये था कि माय सिबलिंग स्टार्टेड टेलिंग मी कि नहीं तुम जाओ, शो पे जाओ, जाओ करो। सुल्ताना आपा ने मुझे कितनी दफ़ा कहा कि आ जाओ, जब मिलती थी कहती थी शिरीन आ जाओ मेरे चैनल पे, मसाला खुल गया है। मैं कहती थी जी आप आऊँगी, लेकिन बस जब वक्त लिखा होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह माय सिबलिंग्स आर देयर, माय चिल्ड्रन आर वेरी सपोर्टिव। They also, yeah. माशाल्लाह, ज़बरदस्त। पूरी दुनिया में वाकई जब भी हम पाकिस्तानी खाने की, इंटरनेशनल कुजीन, किसी भी खाने की बात करते हैं, अगर आप पाकिस्तानी और दुनिया में कहीं भी रहते हैं तो ऑफ कोर्स आप शिरीन आपा की, शिरीन अनवर की रेसिपीज़ को फॉलो करते हैं। आप हमारे साथ इस वक्त एक बहुत स्पेशल कॉलर मौजूद हैं। मैं आपको भी बताना चाहती हूँ, हमारी ऑडियंस को भी बताना चाहती हूँ, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कॉल पर डॉक्टर सारा कुरैशी, जो कि CEO हैं एरो इंजन क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड की, एंड ये एरोस्पेस इंजीनियर हैं, ऑफ कोर्स CEO हैं, एंड दिस इज़ द फर्स्ट प्राइवेट एविएशन कंपनी इन पाकिस्तान जो फोकस करती है एनवायरमेंटल फ्रेंडली एयरक्राफ्ट इंजन्स को। और सारा ने डिज़ाइन किया है दुनिया का पहला एको फ्रेंडली इंजन जो कि अंडर डेवलपमेंट है। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी है डॉक्टर सारा आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कॉल पे हमारे साथ मौजूद होने का, और हमारी तरफ से एक वर्चुअल किस्म का ट्रिब्यूट आपके लिए। और उसके बाद मुझे ये बताइए कि ये जर्नी, ये सिलसिला स्टार्ट कैसे हुआ? ये बेसिकली तो जर्नी तो बहुत लंबी है। ये तो पढ़ाई से स्टार्ट होती है। जब मैंने अपनी PhD की बाहर, और उसमें मुझे ये एक प्रोजेक्ट दिया गया रिसर्च के लिए, तो उसमें मैंने इस पर रिसर्च की, और फिर वहाँ पे मुझे प्रोफेसर्स ने बताया कि ये एक बहुत बड़ी इन्वेंशन है जो कि पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन लेके आ सकती है। तो इसको आप अपनी PhD के बाद मजीद इस पे काम करें और इसको डेवलप करें, इस इंजन को। तो वहाँ से फिर मैंने इसको वापस UK से पाकिस्तान जब मैं आई तो मैंने अपने वालिद साहब के साथ एक कंपनी बनाई और इस इंजन को बनाना शुरू किया। इसके साथ ही मैंने पाकिस्तान का पहला जेट इंजन भी बनाया और एक सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट इंजन को भी इन्वेंट किया और पेटेंट किया। अच्छा, ये जो आपने इन्वेंट किया, ये भी बताइएगा सारा कि सिलसिला किस तरह से होता है कि जब आप किसी भी ऐसी चीज़ को इन्वेंट करते हैं तो उसका जो टेस्टिंग का पीरियड है, तरीका है, वो क्या होता है, और उसके बाद कब उसको एक समझे कि लाइसेंस मिलता है या वो रिकग्नाइज होती है?
बेसिकली होता है कि पहले तो आप उस इजाद को या उस इन्वेंशन को पेटेंट के लिए अप्लाई करते हैं, और जब वो एक चीज प्रूव हो जाती है कि दुनिया में इससे पहले ये चीज कभी इजाद नहीं हुई, तो वो उसको एक पेटेंट ग्रांट कर देते हैं। उसके बाद आप इस पे डेवलपमेंट शुरू करते हैं, और पहले एक छोटे स्केल पे उस इन्वेंशन को बनाते हैं और उसको टेस्ट करते हैं। जब उसकी एक्सपेरिमेंटेशन और टेस्टिंग क्वालिफाई करती है, तो फिर उसको एक्चुअल साइज पे बड़े पैमाने पे बना के फिर उसकी सर्टिफिकेशन होती है, फर्दर टेस्टिंग होती है, और फिर उसको रिलीज किया जाता है यूज के लिए। ऑलराइट, परफेक्ट। डॉक्टर सारा, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्या आपकी फैमिली में, आपके सराउंडिंग्स में, आपके जितने हाईली क्वालिफाइड इस तरह के लोग हैं जो कि अमूमन देखा जाता है कि फीमेल्स इस फील्ड में कम होती हैं, व्हाट वाज द सपोर्ट सिस्टम फ्रॉम योर फैमिली? आई थिंक सपोर्ट सिस्टम स्टार्टेड विद माय पेरेंट्स. My mother was also, both my parents were scientists, and उनकी शुरू से एक there was a lot of encouragement और एक learning environment उन्होंने provide किया घर में. So I think the basic encouragement starts from home. वहाँ से ये शुरू हुआ, that journey started. Then I was in a field where there are very few women. तो वहाँ पे भी my teachers and my professors supported me. Then I went abroad, and after marriage my husband also supported me. So I think in सब लोगों की support से ही I have been able to achieve what I have. बिल्कुल, absolutely, absolutely. Again, our tribute to you. Thank you so much. आपका ये experience थोड़े से ही अल्फाज में हमसे share करने का, इससे I hope कि बहुत सारे लोगों को एक hope मिलेगी that if you can do it with your passion, if somebody else also wants, वो भी कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल, that's very true, very true. All you need is a bit of encouragement. बिल्कुल, एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सारा आपका। एंड ट्रैवल की बात करी थी, इन्होंने सीखा, यहाँ पे आके अप्लाई किया। आप भी बहुत जब ट्रैवल करती हैं, सो एज एज बीइंग इन दिस फील्ड, क्या आप ये सोचती हैं कि अच्छा ये वाली चीज़ मैं फला अपने शो में जाके रेप्लिकेट करूँगी? ये लर्निंग कभी आपकी रुकती नहीं है ना? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आप यकीन करो आयशा, wherever I go, wherever, even in Pakistan, even Lahore, ठीक है, I always go and look for things for my show. I'm so interested for my classes, for my show, कि भाई नहीं, and I would love to learn new. Still, will you believe it? I'm still going to different cooking classes to learn. वाह! Yeah, I don't want to stop. मुझे जितना इल्म सीखने को मिल जाए अभी भी, I would run there, believe. And probably ये आपकी कामयाबी का राज है, more than anything मेरी else. एक स्टूडेंट है जो मेरे पास क्लासेस करने आती थी, शगुफ्ता नाम है उसका, और अब वो माशाल्लाह इतनी अच्छा सिखाने लगी, इतना अच्छा। एंड व्हेन आई सी हर एड्स इन द फेसबुक, आई गो टू हर क्लासेस, आई डोंट फील शाय। मेरे में कोई वो नहीं है कि आपकी उस्ताद एक स्टूडेंट के पास सीखने जा रही है, नॉट एट ऑल। भाई इल्म तो आप सीखने के लिए कोई उम्र की कैद नहीं है, आप कहीं पे भी जा सकते हैं। मुझे इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है उसकी क्लासेस में। इट्स लाइक एडिक्शन, एंड आई एम लर्निंग ऑल न्यू थिंग्स फ्रॉम हर, लाइक टर्किश एंड अरबिक एंड जबरदस्त, वाह जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि देखें, ये आपका जो पैशन है ये तो आपके शो में दिखता है, आपकी हर जो चीज़ आप बनाती हैं ऑनेस्टली ये दिखता है। इस पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करना, यानी अगर हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करें, आप क्या कहती हैं, आपकी नज़र में एक खातून का, एक औरत का, एक लड़की का अपने पाँव पे फाइनेंशियली खड़ा होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ख़ासकर आज के माहौल में जब इतनी महंगाई हो गई है और एक आदमी के सपोर्ट से घर नहीं चल सकता। बिल्कुल। तो हर औरत को मैं यही कहूँगी कि आप घर से बाहर निकलें, डिफरेंट काम करें, घर पे बैठे बैठे करें। आप केटरिंग स्टार्ट करें। मसाला टीवी ने इतनी आप लोग को अवेयरनेस दी हुई है कि आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, यू नो, एंड आई थिंक एवरीबडी शुड डू इट। आप मुझे देखें, माशाल्लाह, आई एम अबव 60 एंड आई एम स्टिल ऑन माई फीट, और मुझे इतना मज़ा आता है, लुक फॉरवर्ड कि मुझे रोज़ सुबह यहाँ आना है, नई नई डिशेस सिखानी है, नई नई चीज़ें सिखानी है। और सब में बड़ी बात आयशा, एक औरत में जो होनी चाहिए ना, वो डेडिकेशन। बिल्कुल। अगर आप, जैसा मैं अपने शो के लिए, अगर मेरे अंदर डेडिकेशन नहीं हो तो मैं इस
इतनी कामयाबी पे नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अब एक ऐसा सवाल जो मुझे नहीं लगता अभी तक शायद आपसे किसी ने इस तरह लाइव शो में पूछा होगा, जब क्योंकि हम आपकी फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं कि जब भी एक खातून, ख़ास तौर पे एक लड़की जब नया शो कोई करना स्टार्ट करती है तो उसको फैमिली में बहुत सारे ऐसे मैं लोगों को जानती हूँ कि जिन्होंने मुझे कॉल की मेरे शो के बाद और कहा कि मेरी फैमिली में मुझे मेरे चचा, ताया, पुप्पा, पुप्पी कोई कहते हैं कि भाई इनसे अच्छा खाना तो हम बनाते हैं। एक क्योंकि वो इंसान आपको टीवी पे बैठ के देख रहा है, उसको नहीं पता आप कितनी चीज़ें बेयर कर रहे हैं और बड़ा आसान होता है कह देना या कॉन्ट्रोडिक्ट कर देना या किसी का भी कुकिंग शो देखना बोलना कि ये क्या है, इससे अच्छा तो हम। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? बहुत चीज़ें होती हैं, वाकई? बहुत होती हैं, बल्कि अभी भी आयशा यू वोंट बिलीव लोग तनकीद करते हैं। मतलब लोग मेरी उम्र नहीं देखते कि भाई हम आपके उस्ताद हैं क्या है। अब छोटी सी आपको एग्जांपल दे रही हूँ, माय डॉटर सुमेरा, शी हैज़ अ यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो मैं उसके यूट्यूब चैनल पे कभी कभार खड़ी हो जाती हूँ उसके साथ और जाहिर बात है घर में वो करती है तो मैं दुपट्टा तो नहीं सर पे लेती ना, दुपट्टा सर पे आई टेक इट ऑन माई शो, मैं घर पे नहीं लेती। सही है। तो कितने लोगों ने जाके लिखा बस दुपट्टा सिर्फ शो की हद तक है, घर पे नहीं है, खुदा का खौफ करें, फलाना करें, ढिमाका करें। तो भाई अल्लाह से खौफ खुदा हमारे दिल में होना चाहिए। दुपट्टा ओढ़ने से अगर मैं कोई गलत काम कर रही हूँ तो क्या फ़ायदा। तो ये ऐसी बात करती है। तनकीद तो बेटा सब करते हैं, लेकिन आपको एक कान से सुनने दूसरे से निकाल दें या आप उसको हंस के जवाब दे दें। नेगेटिव मत ले, आप नेगेटिव मत लो, आप पॉजिटिव पे ही चलो। ज़बरदस्त, तभी आप वो अचीव कर सकते हैं शायद जो कि आपने इतनी सारी चीज़ें ज़िंदगी में अचीव की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इससे पहले कि हम ब्रेक पर जाएं, हमारे पास आपके लिए एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है, टोकन ऑफ लव है। ये आपके लिए मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैं आपके लिए, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू। मैं पकड़ लूँ आपको? नहीं, मैं पकड़ लूँ। मैं आप पकड़ लूँ? अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ब्रेकफास्ट टीम फॉर हैविंग मी हियर। और बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम चाहने वालों का, देखने वालों का। जज़ाकल्लाह। थैंक यू आयशा। मोस्ट वेलकम। हमारे लिए बहुत ही ऑनर की बात थी। आप यहाँ पे आराम से बैठ जाइए जब तक मैं हमारे देखने वालों को ये बताऊं कि जो गिफ्ट कर्टेसी है हमारी इस खूबसूरत सी बास्केट की, वो है अलमीरा, मदर केयर, स्विस मिस, स्किन वाइट, ब्रोश, EU, गुलखान ट्रक आर्ट एंड रेजिन शाइन। हम ब्रेक पर तो जा रही हैं, लेकिन परवीन शाकिर किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, पोएट थी। क्या उनका काम था, उनको एक छोटा सा हम वर्चुअल ट्रिब्यूट देते हुए जा रहे हैं। और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़बरदस्त किस्म की और ख़वातीन से आपका तारुफ करवाएंगे आपसे। जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए। अक्से खुशबू हूँ, बिखरने से न रोके कोई, अगर बिखर जाऊं तो मुझको न समेटे कोई। कांप उठती हूँ मैं ये सोचकर तन्हाई में, मेरे चेहरे पे तेरा नाम न पढ़ ले कोई। वो अल्फाज जो परवीन शाकिर की आंखों से बह गए, वो इस संगदिल मुआशरे में बसने वाली तमाम खवातीन की अक्कासी करते हैं। याद तो होंगी वो बातें तुझे अब भी, लेकिन शेल्फ में रखी हुई बंद किताबों की तरह। 1994 में 26 दिसंबर के दिन गाड़ी के एक हादसे में उर्दू की अजीम शायरा हमसे बिछड़ गई और अपने पीछे अल्फाज का वो खजाना छोड़ गई जिसकी खुशबू की तरह पजीराई पूरी दुनिया कर रही है। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो की ये खास सी ट्रांसमिशन, खास से क्रिएचर्स के लिए जो कि हैं खवातीन। आज है खवातीन का आलमी दिन, पूरी दुनिया में मनाया जाता है 8 मार्च। तो हमने सोचा हम उन लोगों को बुलाएं जो इतना कुछ अचीव कर रही हैं कि जब आप सुनेंगे तो आप कहेंगे वाह, ज़िंदगी में इंसान जो चाहता है वो वाकई कर सकता है। हमारे साथ अब जो 2 ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ मैं करवाना चाहती हूँ। मरियम खान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फाउंडर हैं एंड CEO हैं कराची चैम्प्स फुटबॉल क्लब की। इन्होंने स्टार्ट किया अपने बेटे की ट्रेनिंग से फुटबॉल की, और फिर अब इनकी एक ऐसी एकेडमी है जो कि कराची की टॉप 3 एकेडमीज़ में से एक है जो कि फुटबॉल की बाकायदा ट्रेनिंग देती है। वेलकम करना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। Salam, thank you so much. I'm really happy to be here. I'm so happy आप आई हैं। आज हम फुटबॉल के निट्स एंड नैक्स जानेंगे, कैसे खेलते हैं, क्या सब खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते। सो वेल जनाब, ज़रूर। और इसके साथ साथ हमारे साथ
एक ऐसी अगेन लेजेंड मैं कहूँगी मौजूद हैं कि जब हम पढ़ाई की बात करते हैं ना, सो मैंने इनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं अपनी कम्युनिटी की वो पहली ख़ातून हूँ, वो पहली लड़की हूँ जिन्होंने पढ़ाई के लिए लड़ाई की। उस वक्त इनकी कम्युनिटी में से कोई राज़ी नहीं था कि औरतों को पढ़ाना चाहिए। औरतों को लिटरली जो है वो पढ़ाना तो दूर की बात है, किसी और जगह लेट्स से कि अस्पताल भी जाने में उनको इतने मसले होते थे औरतों को, और इन्होंने उस वक्त वो लड़ाई की। और इनके फादर बहुत ज़्यादा कामयाब हैं, बहुत खुश हैं इनकी इस कामयाबी पे। तो मैं तारुफ करवाना चाहती हूँ हुमैरा बच्चल का, जो कि फाउंडर हैं द रोशन पाकिस्तान एकेडमी की। और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सिंध ही की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की बेटी हैं जिन्होंने खिदमत खल्क के लिए इतना काम किया है माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा, आपको देख के भाई लगता नहीं है कि आप जो है ना वो एकदम बोलेंगी कि मैं अब सबके लिए काम करूँगी, बिकॉज हम कहते हैं ना कि अपीयरेंसेस डिसीव। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ हुमैरा कि आपको कब ज़िंदगी में पहली बार ये लगा कि पढ़ाई यहाँ पे मेरी कम्युनिटी में तो हो ही नहीं रही है, तो ये ज़रूरी है? मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे अपनी इस स्टोरी को शेयर किया है और मेरी सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी वही कहानी है जिसने मुझे इस चीज़ के लिए जगाया कि उकसाया कि मैं कुछ करूं इन लोगों के लिए। मेरी कज़न सिस्टर ने अपने बच्चे को पैनाडोल की एक्सपायरी दवा दी थी और मेरी आंखों के सामने उस 1 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। मैंने अपनी कज़न्स को जब बेबी डिलीवर करते हुए घर में देखा था कि तबेले से वो इंजेक्शन लाके जो भैंस को लगता था वो एक औरत को लगाते थे। तो ये सारी जो कहानियाँ हैं और इस तरह की सैकड़ों कहानियाँ जो मेरे गिर्द में, अपने घर में, अपने मोहल्ले में एक्सपीरियंस करती थी, मुझे समझ में नहीं आता था। मेरे जहन में एक जंग चलती थी कि ये कैसे मुमकिन है, इंसान में और एक जानवर में फ़र्क होना चाहिए। अच्छा, एक बच्चा सिर्फ इसलिए मरता है कि उसकी माँ को दवा पे लिखी हुई तारीख नहीं पढ़नी आती। तो मैंने अपनी जर्नी का आगाज़ सिर्फ इससे किया था कि मैं लोगों को डेट्स पढ़ाना सिखाऊंगी। हाँ, मेरी तबीयत उस तरह से नहीं है कि उठ के फ़ौरन महाज और जंग लड़ा जाए। मुझे लगता है महाज और जंग लड़ने के लिए आपकी आवाज़ का बुलंद होना ज़रूरी नहीं, आपकी दलील का मजबूत होना ज़रूरी है। और मुझे इस चीज़ का यकीन था कि मैं कोई ऐसी मायूब बात नहीं कर रही जो किसी को हार्म करेगी। मेरे अब्बू कई अरसे तक मुझसे बात नहीं करते थे, लेकिन मुझे इस चीज़ का यकीन था कि एक दिन मेरी कामयाबी जो है इन्हें मुझ पर फ़ख्र दिलाएगी। मेरी अम्मी का एक जुमला हमेशा मुझे जो है ना हौसला देता था। वो एक लफ्ज़ मुझे कहा करती थी कि हुमैरा, तुम्हें इन सारी गालियों को तालियों में बदलना है। और ये लफ्ज़ मेरे खून के अंदर, मेरे दिमाग में इस तरह से चलते थे कि मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, वो वक्त ज़रूर आएगा। ये सब आवाज़ें जो मेरे लिए आज गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे कोस रहे हैं, हमें इलाका दरबदर करना चाहते हैं, हमें गांव से निकालना चाहते हैं। मेरे अब्बू कहते हैं कि तुम मेरे लिए बाइस शर्मिंदगी हो। मुझे वो दिन याद है कि जब मेरे पहले स्कूल का इफ्तिताह हुआ तो मेरे अब्बा जान दरवाज़े पे खड़े थे और हर आने वाले शख्स के साथ जब वो मिल रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि मैं हुमैरा बच्चल का बाप हूँ। और अगर मैं इससे 4 साल 5 साल पीछे जाती हूँ, जब मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी तो मेरे अब्बू कहते थे कि तुम जब बाहर निकलती हो ना तो तुम्हारी वजह से हम बेइज्जत हैं, हमें शर्मिंदगी है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी अम्मा जो कहा करती थी वो सारे अल्फाज सच्चाई में बदल गए। और जब मेरे स्कूल का इफ्तिताह हो रहा था और कोई हज़ारों की तादाद में लोग थे खड़े हुए, और इवन जब मैं लंदन टुकेनहम स्टेडियम पे अपनी स्पीच दे रही थी तो वो लाखों का मजमा जब तालियां बजा रहा था ना, तो वो मैं बोल ज़रूर रही थी लेकिन अम्मी के जुमले मेरे कानों में गूंज रहे थे, हुमैरा तुम्हें इन गालियों को तालियों में बदलना है। और मैं सर झुका के अल्लाह का शुक्र अदा करी थी कि अम्मा जान ये हो गया है, वो गालियाँ तालियों में तब्दील हो गई। क्या बात है। एक और भी मैं इनसे बात जानूंगी थोड़े से टाइम के बाद कि इनके फादर को किसी ने कुछ कहा और वो भी उनको बहुत खुशी हुई है सुन के। हम ज़रा थोड़ा सा अपना मूड लाइट करते हैं, फिर रुला दिया तो हुमैरा ने। मरियम, ये बताइए कि फुटबॉल आपने कैसे सोचा कि आपको अपने बेटे को फुटबॉल खेलनी सिखानी है? देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी जनरेशन थी उसमें हम लोग ज़रा बाहर निकल के खेलते थे। अब हमारे बच्चों की बड़ी प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट है, ज़्यादातर बच्चे घर पे बैठे होते हैं या अपने स्क्रीन के साथ, अपने कंप्यूटर्स पे, आईपैड्स पे। सो फॉर दैट रीज़न आई रियली वांटेड कि मेरे 2 बेटे हैं, आई वांटेड कि और एज क्या है उनकी? 10 and 11। सो जी, तो वो मैं उनके लिए चाहती थी कि जी कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, कुछ हो। अब जाहिर है जी हम बाहर सड़कों पे नहीं भेज सकते, तो बस अब कहानी बस इधर से ही शुरू हुई थी कि एक कोच को मैं अपने घर पे बुलाती थी कि जी मेरे बच्चों को ट्रेनिंग करा दें।
बट ऑफ कोर्स फुटबॉल इज़ अ ग्रुप स्पोर्ट, तो उसमें आपको ज़्यादा बच्चे चाहिए होते हैं, एटलीस्ट 10-15 इस तरह। तो वो करते करते फिर हम एक जगह शिफ्ट हुए। वहाँ पे जब मैंने शुरू किया तो आई फेल्ट कि बहुत सारे बच्चों का इंटरेस्ट था इसमें, एंड विद इन अ मंथ हमारे पास कोई 30-40 बच्चे जमा हो गए। सो एट दैट पॉइंट आई रियलाइज कि ये खाली आई थिंक मैं अपने बच्चों के लिए नहीं बल्कि सारे बच्चों के लिए एफर्ट करूँ, अपने डे में से टाइम निकालूँ। मैं बैंकर थी पहले, वो सब कुछ ब्रेक लिया हुआ था बच्चों के लिए। सही। सो उसके बाद बस फिर हमने डिसाइड किया कि वो जो मेरे सीनियर कोच हैं और मैं, हमने मिल के स्टार्ट किया काम। हमने एक ग्राउंड बुक किया बहुत, जो कि माशाल्लाह वेरी बिग ग्राउंड इन DHA फेज़ 5, वहाँ पे हमने क्लासेस शुरू की। सो फ्रॉम 2019 से आज अब हमारे पास 4 ब्रांचेस हैं इन ऑल ओवर कराची। जी, हम कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट किमाड़ी एरिया में हम अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को फ्री क्लासेस देते हैं। उनको हम इक्विपमेंट, फुटबॉल्स, एंड दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनीवन, आई एम डूइंग दिस कम्प्लीटली बाय माय आप कोई डोनेशंस नहीं लेती, कोई मदद नहीं? आई हैवंट रीच्ड आउट येट। आई थिंक जब हम थोड़े से और पक्के हो जाएं, फॉर्मल हो जाएं, उसके बाद आई विल रीच आउट, बट फिलहाल इट्स कम्प्लीटली जो हमारी पेरेंट बॉडी है और जो मैं खुद पर्सनल हूँ, हम मिलके ये करते हैं। उसके अलावा अनदर प्रोजेक्ट जो मेरे दिल से बहुत करीब है वो है स्पेशल बच्चों का। स्पेशल बच्चों के लिए भी हम कम्प्लीटली फ्री क्लासेस करते हैं, बिकॉज मेरा जो अपना बेटा है छोटा वाला, ही इज़ ऑल्सो स्पेशल। तो उसके लिए आई नो कि उसकी एनर्जी बर्न करना कितनी ज़रूरी है। सो दीज आर द फ्यू प्रोजेक्ट्स जो हम अभी कर रहे हैं और इंशाल्लाह एक्सपैंड करना चाहते हैं, सपोर्ट चाहते हैं स्पेशली गवर्नमेंट की, बिकॉज जगहें नहीं है जी। हम जज्बा है, शौक है, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास स्पेस नहीं है कि हम अपनी एक्टिविटीज़ करें किधर। स्पेस नहीं है और इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं है। अभी मैं देख रही थी, आपके लिए भी एक बड़ी अच्छी न्यूज़ होगी, आई एम श्योर आपको पता ही होगी कि एक इन्फ्लुएंसर है वलिया नजीब, उनके हस्बैंड भी काफ़ी फेमस हैं एंड वो अभी दुनिया में इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं कि प्लीज़ हमें भी फुटबॉल में जितनी अवेयरनेस होगी तो हमारी तरफ आएगा। अब जी, जो अब कतर में इस वक्त जो फाइनल हुआ, वर्ल्ड कप हुआ, उससे बहुत ज़्यादा बच्चों के अंदर जो जज्बा इंक्रीज़ हुआ है। आप सोचें अगर लियारी एरिया में, अगर आप सिर्फ उनकी वीडियोस मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी, आप देखें वहाँ हज़ारों लोग बच्चे इस तरह बैठ के देख रहे थे कि जैसे शायद हमारे अपने कंट्री में हो रहा है मैच। सो इट्स अमेजिंग। फुटबॉल का जो जोश और लव है इन द यंगर जनरेशन वो बहुत ज़्यादा है। पहले हो सकता है क्रिकेट था, बट आई थिंक इट्स मूव्ड टुवर्ड्स फुटबॉल, शिफ्ट हो रहा है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो रहा है। अच्छा, हमारे पास वैसे पता नहीं क्या हो रहा है आज, तो इतनी ज़बरदस्त ख़वातीन है कि जाने का टाइम ऐसे हो रहा है समझ भी नहीं आ रहा। लेकिन जाने से पहले मैं हुमैरा आपसे वो वाला वाक़या पूछना चाहती हूँ जो मैंने अभी अपनी ऑडियंस को भी बताया था कि आपके फादर के पास कोई आया था, उन्होंने कंधे पे हाथ रखा था, क्या कहा था आपके फादर को? एक्चुअली मेरी एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनी थी जो पूरे पाकिस्तान लेवल पे दिखाई गई थी, और मेरे अब्बू के बॉस ने भी वो देखी थी। मेरे अब्बू ट्रक ड्राइवर थे, तो मुझे कई अरसे तक उनके सामने आने की इजाज़त नहीं होती थी। वजह ये था कि उनको मुझे देख के गुस्सा आ जाता था। तो वो अम्मी मुझे मार से बचाने के लिए मुझे सेफ रखती थी कि मैं सामने ना आऊँ। तो कई अरसे तक हमने खाना साथ नहीं खाते थे दस्तरखान के ऊपर। तो एक सुबह जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं डरी सहमी कि पता नहीं फिर किसी ने शायद मेरी शिकायत लगा दी है अब्बू को और अब फिर मुझे मार पड़ेगी आज। तो मैं आई तो वो बैठे हुए थे और वो रो रहे थे मुसलसल, और रोते रोते जब उन्होंने मेरा नाम पुकारा और मुझे कहा कि हुमैरा बेटा तुम्हें पता है आज मुझे मेरे साहब ने बुलाया था और उन्होंने मुझे गले लगाया और मुझे कहा कि मोहम्मद बच्चल, मुझे पता नहीं तुम इतनी अजीम बेटी के बाप हो जिसका नाम हुमैरा बच्चल है, मैंने तुम्हें फ़िल्म में देखा था। तो बस वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने सफ़र को समराइज़ करती हूँ 2001 से 2023 तक। तो ये सफ़र कामयाबी का, सक्सेस का, रोल मॉडलिंग का, बिकॉज़ मेरे बाद मेरे गांव के अंदर स्कूल बना अल्हम्दुलिल्लाह। हम आज इस काबिल हैं कि हमने अपनी 3 कैंपसेस बिल्ड किए हैं और हमारा स्कूल पर्पस बिल्ड स्कूल है। मतलब हम कहते हैं कि हम सिर्फ एकेडमिक फोकस नहीं है, हम पूरा होलिस्टिक ग्रोथ की बात करते हैं जिसमें मदर क्लासेस, फादर क्लासेस, यूथ क्लासेस, और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत बड़ा वास्ट नेटवर्क है वेलफेयर एक्टिविटीज़ का, जिसमें सिंध एंड बलूचिस्तान के अंदर हमारे पास 14,000 फैमिलीज़ रजिस्टर हैं, जिनमें हमने कोविड में राशन ड्राइव हो, हमारी रमज़ान की राशन ड्राइव हो, बच्चों की ईद ड्राइव हो। तो हम समराइज़ करते हैं हमारे काम को कि एक होलिस्टिक पैकेज है कि हम कहते हैं कि तालीम के साथ साथ जो है वो पूरी
जो घराना है उसकी नशोनुमा हो। क्योंकि हम कहते हैं कि हम जब बच्चे को अपने पास दाखिला देते हैं तो हम एक बच्चे को दाखिला नहीं देते, बल्कि एक घराने को, एक ख्वाब को और एक तरक्की को दाखिला देते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के यहाँ पे मौजूद होने का। हमारे पास अब अल्फाज नहीं है आपका शुक्रिया अदा करने के। हम इंटरनेशनल वुमेंस डे पे जो है ना वो इससे ज़्यादा ज़बरदस्त मुझे लगता है आपके लिए कुछ ला नहीं सकते थे। आप लोगों के जाने से पहले हमारे पास कुछ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है आप दोनों के लिए, छोटा सा एक तोहफा, और इसमें है ग्लोब कॉस्मेटिक्स की तरफ से भी आपके लिए कुछ स्पेशल। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड समथिंग ब्यूटिफुल फॉर हुमैरा एज वेल। ये आपके लिए भी हमारे पास एक बास्केट है जिसमें खूबसूरत सी हमारी कुछ थैंक यू चीज़ें हैं। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। एंड आपके लिए एक और भी चीज़ है हमारे पास, अगर ये EU क्रीम का मुझे गिफ्ट हैम्पर दे दें। थैंक यू सो मच। एंड दिस इज़ फॉर सॉफ्ट एंड ब्यूटिफुल स्किन आपके लिए। और एक और भी है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। जी जनाब, ब्रेक पे जा रही हैं, लेकिन जैसे कि हम हर ब्रेक में किसी ना किसी एक अमेजिंग सी खातून को जिन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क के लिए काम किया है और पूरी दुनिया में हमारे मुल्क का नाम रोशन किया है, ट्रिब्यूट देते हुए जाते हैं। तो अब हम किसको ट्रिब्यूट दे रहे हैं? अरफा करीम को हम ट्रिब्यूट देते देते जा रहे हैं, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, आपने ब्रेक के फौरन बाद वापस आ जाना है, बिकॉज अभी तो आपको बहुत सारी और ज़बरदस्ती ख़वातीन से मिलवाना है। जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए। नौ साल 9 महीने और 11 दिन, ये उम्र थी कौम की होनहार बेटी आरफा करीम की, जब वो 2006 में दुनिया की सबसे कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनी। 2010 में बिल गेट्स ने आरफा करीम को पाकिस्तान का शाइनिंग स्टार करार दिया। छोटी सी उम्र में ही उन्हें फातिमा जिन्ना गोल्ड मेडल, सलाम पाकिस्तान यूथ अवार्ड, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के साथ साथ कई और अवार्ड से नवाजा गया। लाहौर का IT पार्क और कराची का IT सेंटर आरफा करीम के नाम से मंसूब है। 14 जनवरी 2012 में सिर्फ 16 साल की उम्र में कौम की अजीम बेटी हमसे बिछड़ गई, लेकिन तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गई। स्पेशल ट्रांसमिशन स्पेशल क्रिएचर्स के लिए जो हैं ख़वातीन का आलमी दिन पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, और हमारे साथ उनमें से काफ़ी सारी ख़वातीन यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने एक इनकलाब लाया है, किसी की भी ज़िंदगी में एक इम्पैक्ट क्रिएट किया है अपनी रेजिलियंस से, अपनी बहादुरी से, अपनी कंसिस्टेंसी से। हमारे साथ इस तक मौजूद हैं। अगर मैं खाना घर का नाम लूँ तो आपके दिमाग में खातून आती हैं जो बड़ी सिंपल सी हैं, बड़ी सादा सी हैं। अमूमन आप देखते हैं कि एक ख़ास किस्म का कोई अपीयरेंस होती है, कोई लुक होता है किसी खातून का, लेकिन नहीं, ये बहुत ही एक सादगी मिजाज वाली खातून है। लेकिन जो खाना घर ये फाउंडर हैं, वो भला क्या करता है, वो सिर्फ 3 रुपये में खाना खिलाता है उन लोगों को जो कि ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। परवीन सईद हमारे साथ मौजूद है, और ना सिर्फ ये, हम वुमेन्स लीडर अवार्ड 2023 इनको मिला है। क्या बात है, ज़बरदस्त। और क्यों ना इनसे मिलने से पहले हम एक छोटा सा पैकेज देखें कि एग्जैक्टली खाना घर है क्या। आइए चल के देखते हैं। परवीन सईद खाना घर की फाउंडर हैं। ये एक ऐसा गैर मुनाफा बख्श इदारा है जिसका मकसद गरीबों की भूख मिटाना है, वो भी सिर्फ 3 रुपए में। परवीन सईद की जिंदगी का एक ही अज़्म है, कोई भूखा नहीं सोएगा। यकीन कि इस अजीम सफर का आगाज 20 साल पहले हुआ, और आज इस इदारे से रोजाना 4000 से ज़ायद अफराद मुस्तफीद हो रहे हैं। परवीन सईद को पाकिस्तानी होने पर और पूरे पाकिस्तान को परवीन सईद पर फख्र है। वेलकम करते हैं इनको। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में तशरीफ़ लाने के लिए। और सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जो आपको अवार्ड मिला, क्या आपके तासुरात थे? लगा था कि मिलेगा? नहीं, मैंने कभी 22 साल से ज़ायद अरसा खाना घर को चलाते हुए हो गया, 35 साल गरीब बस्तियों में काम करते हुए हो गया। कभी मुझे ना कोई जानता है ना कोई पहचानता है, बस एक लगन के साथ एक गरीब बस्ती में मैं काम कर रही हूँ। ठीक है। तो अभी लोगों ने मुझे शायद पहचाना है या जाना है मेरे काम को।
तो सबसे पहले तो 21 में मुझे ISPR ने प्राइड ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड दिया। ज़बरदस्त। 22 में मुझे सदर पाकिस्तान ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया। ज़बरदस्त। और अब ये तीसरा बड़ा अवार्ड जो हैट्रिक है मेरी, तो उसमें जो है हम टीवी ने मुझे इस्लामाबाद बुलाया और लीडर अवार्ड दिया। जो मैं समझती हूँ कि मैं तो ना लीडर हूँ ना मेरे अंदर कोई ऐसी वो है, लेकिन उनका शुक्रिया कि वो समझते हैं कि मैंने कोई माशरे में काम किया। लेकिन मैम देखिए, आप 22 साल, जैसे आप खुद बता रही हैं, 22 साल से आप एक ऐसा NGO चला रही हैं जो कि सिर्फ 3 रुपए में लोगों को खाना मुहैया करता है। और आपने ये भी कहा कि 3 रुपए भी मैंने इसलिए रखी क्योंकि लोग कमा के खाएं। मुझे बताइएगा कि आपने शुरुआत किस तरह से की, क्या आया आपके दिमाग में? कुछ भी नहीं आया, ये तो अल्लाह ने डाला। मेरी फील्ड, मेरी एजुकेशन तो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मैंने मास्टर किया जर्नलिज्म में कराची यूनिवर्सिटी से। ज़बरदस्त। तो मैं तो सारी ज़िंदगी, जो छोटा सा होता है बड़ा हो जाता है बच्चा, वो सोचता है कि मैंने ये बनना है। हाँ। मैंने तो सहाफ़ी बनना था, लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं, तुम्हारा रास्ता उस तरफ नहीं है, इस तरफ है। अच्छा। तो बस अल्लाह ने डाली कि बस ये शहर वाली ज़िंदगी छोड़कर कहीं ऐसी गरीब बस्ती में चले जाए। खुद फीलिंग मेरे अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग आती थी कि मुझे ना कुछ मतलब समझ में नहीं आता था। जब मैंने ये काम शुरू करने वाली थी, तो बस फिर मैंने सरजानी टाउन का रुख किया। वहाँ मैंने लोगों को देखा तो इंतहाई गुर्बत थी। मैं हैरान हूँ कि जितनी गुर्बत मैंने 89 में मैं सरजानी शिफ्ट हो चुकी थी, 89 से ऑनवर्ड अब मैं अगर देखती हूँ तो मुझे तो कहीं कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। गुर्बत तो का ग्राफ तो और ऊंचा चला गया है। सही, सही। कहीं भी कहीं किसी सतह पर ये हो कि गरीब मुतमईन होकर अपने 2 वक्त की रोटी खा रहा नहीं देखा नहीं है। और अब तो ये हाल है बेटा कि मैं तो रो सकती हूँ, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा सकती हूँ कि मेरे रब इन पर अब रहम फरमा दे, इसलिए कि अब 2 वक्त तो क्या 1 वक्त का खाना भी उनके पास नहीं है, आटा नापैद है। हम कैसे, हमने अपने पॉइंट्स बंद करने पड़े हम बरसों से खाना मुख्तलिफ गरीब बस्तियों में भेज रहे हैं। हमें जब आटा नहीं मिलेगा, हमारे वसाइल उस तमाम चीज़ों को नहीं अचीव कर सकेंगे तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब तो गुर्बत ऐसी है कि आप उसको समझें कि जहाँ मैं खड़ी हुई हूँ वहाँ हज़ारों की तादाद में ख़वातीन और मर्द खड़े होते हैं और ज़ार रोते हैं कि हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, आप खुदारा खाना घर से हमें खाना दे दें। तो अब तो वो सूरत हाल रही नहीं कि 3 रुपए लो या 2 या करो। अच्छा, अब आपने तो 1 रुपए से स्टार्ट किया था। 2 रुपए से शुरू किया था। ठीक है, 2 रुपए से शुरू किया था। वो वक्त तो अब रहा ही नहीं ना, लोगों के पास तो 3 रुपए भी नहीं है, बिल्कुल काम भी नहीं है, सही। महंगाई का ये आलम है कि वो क्या करें। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि इस दौर में, इस माशरे में जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि जी अपना पेट हम पहले भर लें, आप किस तरह से मैनेज करती हैं, किस तरह से अफोर्ड करती हैं? आप पैकेज में जो बता रहे थे ना 4000, अब तो 4000 तो बहुत पीछे रह गए। हाँ। बहुत बड़ी तादाद जो हमने एक रफली वो किया था, 7-8 हज़ार लोग रोज़ाना हमारे घर से खाना खाए। अब ये है कि हमारे पास जो है ना, मतलब हमारा इदारा कोई बहुत बड़ा इदारा नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है ना अब आटे की कमी इस 22 सालों में नहीं हुई जितनी कि ये 2 महीने में हमें आटे का क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। तो आप किस तरह से मैनेज करते हैं, क्योंकि आपका तो मतलब काम ही है। ये तो मैनेज तो मेरा रब आटे की जगह क्या कोई रिप्लेसमेंट हो जाता है कि चावल या कम हो जाती है? चावल देंगे कैसे? हाँ। हमने बिरयानी बना दी, बैठा के खिला दिया, किसी ने कहा भाई ये यहाँ कर दो, यहाँ कर रहे हैं। उनके 6 बच्चे घर में, 4 बच्चे घर में, माँ बाप हैं, बूढ़े हैं, ज़ईफ़ हैं, मतलब अजीब। हम जिस माशरे में रहते हैं, अगर हम गरीबों के घर का देखें तो हम तो हैरान हो जाए कि इनके घर का सेटअप क्या है। बिल्कुल। बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, जी हमारे बीवी बच्चे हैं, बस अब हम कुछ भी नहीं। कल एक खातून मेरे पास आई, ज़ार रो रही, मैंने कहा क्या हुआ आपको? कहने मेरे बेटे ने मुझे निकाल दिया कि वो मुझे खिला नहीं सकता। उफ। आप मतलब वो माशरा, वो चीज़ें वो हम देख ही नहीं सकते ना, जो मैं वहाँ बैठकर खुदा की बस्ती में देख रही हूँ, जो सुन रही हूँ लोगों की बातें, मैं समझती हूँ कि हमें ये वक्त है, ये मैं फिर कहूँगी कि ये वक्त आ गया है कि आम पाकिस्तानियों को एक प्लेटफॉर्म में, हमें किसी की तरफ नहीं देखना। मैंने अपने काम को शुरुआत करने के लिए किसी अकाबरीन को, किसी हुकूमत एहलकार को, किसी बड़े सियासी लीडर को या किसी बड़े ताजिर को कभी शामिल नहीं किया। मैं किसी के दरवाजे पे नहीं गई। मेरा रब तो बहुत रहीम करीम है, उसने शुरू कराया वही करेगा। लेकिन मौजूदा टाइम मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से कि खुदारा आम पाकिस्तानी
खाना घर के प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाएं। एक मुट्ठी आटा दें, एक रोटी बनेगी, एक गरीब के पेट में जाएगी, इसलिए कि जब भूख होगी तो आपका माशरा तनज़्ज़ुली का शिकार होगा। जब भूख होगी तो किरदार बदकिरदारी की तरफ चले जाएंगे। भूख होगी तो हम कोई भी अचीवमेंट जो होती है ना, कि हम कैसे किरदार बनाएंगे, कैसे हम लोगों के मसाइल हल करेंगे, ये बड़े दुख की बात है बेटा। मैं तो मतलब मुझे आपने बुलाकर अच्छे मौके पर आपने नहीं, हम ये मास्टर की रियलिटी है और बिल्कुल भी हमारे शो का मतलब मकसद ये नहीं होता कि हम सिर्फ हंसी मजाक करें। मकसद ये होता है कि हम रियलिटी से आपका जो है वो इस तरह से ताल्लुक़ कराएं कि जो चीज़ है वो है। जब इंसान को पेट नहीं भरा होगा, सेफ्टी का, सिक्योरिटी का एहसास नहीं होगा, कैसे हम कह सकते हैं कि दुनिया आसमान पे, चांद पे जा रही है और हम नहीं जा पा रहे? इसलिए क्योंकि यहाँ पे बेसिक मसले मसाइल नहीं सॉर्ट हुए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कभी कोई ऐसा लम्हा आया, जैसे आप कह रही हैं कि सबको पता है महंगाई इतनी हो गई है, इतनी, अगर किसी गरीब के लिए रोटी खाना मुश्किल है तो आपके लिए भी बहुत सारे गरीब लोगों को फ्लॉलेसली रोटी प्रोवाइड करना मुश्किल है। तो आप कोई ऐसा चैलेंज आया, आपने कहा कि नहीं हो सकता है? अब आ रहा है बेटा, अब आ रहा है। लोगों की तादाद सुबह से लेकर रात तक इतनी होती है कि रोटियां मशीन पे भी बन रही हैं, तंदूर पे भी बन रही हैं, रोटियां बन के निकल रही हैं, पिकअप पॉइंट्स पे भी जा रही हैं, लेकिन हम वो जो हुजूम हमारे खाना घर पे खड़ा हुआ है उसको हम रोटियां नहीं दे पा रहे। जब रोटी नहीं दे पा रहे, लोगों को जब आटा जितना है हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, कोशिश करके लाते हैं, महंगा वो कहीं लाओ, जब मिलें बंद हो जाएंगी, मिलों वाले कहेंगे कि हमारे पास आटा नहीं है, तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल सही। भाई कम से कम इतना तो कर दे कि गरीब के लिए आटा, दालें, चाय, दूध, ये वो चीज़ें तो चाय बनाकर रोटी डिप करके अपने बच्चों को खिला सकते हैं। ये तो लग्जरी आइटम्स भी नहीं है। हम जहाँ बैठे हैं वहाँ हमें कुछ नहीं पता कि हमारे मुल्क का हाल क्या है। सही नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जब हम ऐसा देखते हैं तो वाकई हमारा दिल दहल जाता है। लेकिन ये परवीन मैम जैसे ही लोग हैं जो कि माशरे में एक थोड़ा अपनी कैपेसिटी में रहते हुए चेंज ला सकते हैं। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अगर आपके दिमाग में भी कोई सवाल है ना इनके लिए कि भाई कितने लोग होते हैं, किस तरह से मैनेज होता है, क्या टाइमिंग होती है खाने में, अगर अब इतनी महंगाई है तो क्या कुछ मेन्यू में चेंज आया है, ये तमाम चीज़ें हम इनसे जानेंगे क्योंकि वाकई ये ऐसा काम है जो मैं या आप करने का सोच भी नहीं सकते हैं। सो छोटी सी ब्रेक के बाद आप सबसे करते हैं मुलाकात। डे की ट्रांसमिशन, और ये दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम था। शायद आपको ये बात पता हो, शायद आपको ये बात ना पता हो कि हमारे तो चैनल के ओनर ही जो हैं वो एक फ़ीमेल हैं और हमारे चैनल पे बहुत सारी ख़वातीन काम करती हैं, बहुत दिल से, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से काम करती हैं। तो इसलिए भी हमारे लिए ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और इसके लिए जब हमने लोगों से रब्ता किया तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे ज़बरदस्त किस्म के ब्रांड्स हैं जो हमसे एसोसिएटेड हैं। मैं आपको उन ब्रांड्स के बारे में बताना चाहती हूँ। हमारे साथ ताउन किया है मदर केयर ने, जिनके खूबसूरत से गिफ्ट हैम्पर्स हमारे पास मौजूद हैं हमारे गेस्ट को देने के लिए। ये आपको जैसे कि तमाम लोगों को पता है पायनियर बेबी स्किन ब्रांड है और सालों से माओं का भरोसा बन चुका है ऑफ कोर्स। और इसकी जो हाइजीनिक एक रेंज है वो आपका भी ख्याल रखती है, आपकी फैमिली का भी ख्याल रखती है। इसके साथ साथ स्विस मिस भी हमारे साथ बिल्कुल है, इकोनॉमिकल एंड अफोर्डेबल के रेट्स हैं। इनकी नेल पॉलिश को लगाना बहुत आसान है, इनकी लिपस्टिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती हैं और साथ साथ ज़बरदस्त क्वालिटी भी है, अफोर्डेबल रेट भी है। दो और ज़बरदस्त से हमारे पास चीज़ें हैं आपको बताने के लिए। ब्रोश के हमारे पास फ्रेग्रेंसेस अवेलेबल हैं, अगेन अफोर्डेबल रेट्स में हैं। बॉडी स्प्रेज हैं, इसमें परफ्यूम्स हैं, टैल्कम पाउडर हैं। लेकिन ये तो बॉडी पे लगाने की बात हो गई ना। सो अगर हम रूम की बात करें तो विसेरॉय हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके रूम फ्रेशनर्स हैं, सेंटेड हैंड वॉश हैं, टैल्कम पाउडर है, अफोर्डेबल अगेन रेंज है, लेकिन क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हम बढ़ेंगे हमारी गेस्ट की जानिब, लेकिन आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। हमारे साथ एक ऐसी इस वक्त खातून मौजूद हैं कॉल पे जिनका नाम है बेसिकली समीना ख़याल बेग, और ये ट्रेल ब्लेज़र है, यानी कि ये पहली वो खातून है जिन्होंने हाई एल्टीट्यूड पे जाके माउंटेनियरिंग की है। ये पाकिस्तानी पहली ऐसी खातून है जिन्होंने क्लाइम किया है माउंट एवरेस्ट को एंड माउंट K2 को, और ये पहली मुस्लिम खातून है और पहली पाकिस्तानी खातून है जिन्होंने 7 समिट को 7 कॉन्टिनेंट्स में किया है माउंटेनियर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है समीना?
बहुत अच्छी हूँ मैं, और आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक समीना, जैसे कि आपका नाम है समीना ख्याल बेग, हम ख्यालों में सोचते हैं आसमानों पे जाने का, आपने तो जो है ना वो पहाड़ों पे जाके आधा काम वहीं कर दिया है, तो ये कैसे ख्याल आया? हाउ डिड यू स्टार्ट बिकमिंग अ माउंटेनियर? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको और तमाम खवातीन को वुमेन्स डे की मुबारकबाद देती हूँ, और यकीनन खवातीन जो है बहुत बहादुर होती है, बहुत बाहिम्मत होती है, बहुत अच्छी तरीके से चैलेंजेस का सामना करती है। तो यकीनन मेरा जो शौक है माउंटेनियरिंग का वो बचपन से था, और एक ऐसा स्पोर्ट जो कि पाकिस्तान में मेल डोमिनेटेड समझा जाता था, उसमें मैंने खवातीन को रिप्रेजेंट किया, और बेसिकली बचपन से मुझे शौक था। 2010 में मैंने अपने क्लाइंबिंग स्टार्ट की थी, एक अनक्लाइंब पीक पे मैंने फर्स्ट क्लाइंब की, फिर वो समिट किया। इसी तरीके से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और 2013 में मैंने माउंट एवरेस्ट समिट किया, पहली पाकिस्तानी खातून होने का एजाज हासिल किया। और इस तरीके से फिर 2014 में दुनिया में जो 7 ऊंची चोटियां हैं, चाहे वो अंटार्कटिका में, मतलब जो 7 समिट्स है वो मैंने की, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तानी खवातीन को रिप्रेजेंट किया। और फिर इस साल जो है माउंट K2 जो कि दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन पहाड़ समझा जाता है और पाकिस्तान के अंदर है, वो मैंने इस साल समिट की। क्या बात है। समीना, ये बताइए कि खवातीन को कहा जाता है कि वो फिजिकली थोड़ी सी ज़रा कमज़ोर होती हैं मर्दों से, तो आपकी ऐसी क्या ट्रेनिंग आपने हासिल की या स्टैमिना बिल्टअप कैसे किया ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचे पहाड़ों पे चढ़ने का? वेल, देखिए ये परसेप्शन ही गलत है। जब एक खातून माँ बन सकती है, जब एक खातून अपने घर को, अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से संभाल सकते, तो उसको कैसे हम कमजोर समझ सकते हैं? और डेफिनेटली माउंटेनियरिंग बहुत मुश्किल स्पोर्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा जान देने की ज़रूरत होती है, तो बहुत सख्त मेहनत, बहुत सख्त ट्रेनिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। मेरी जो ट्रेनिंग है वो राउंड ईयर चलती रहती है, और स्टैमिना बिल्डिंग या फिर जो वहाँ के टेक्निकल ट्रेनिंग होती है। ऑब्वियसली जो हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स जैसे एवरेस्ट है, K2 है, उसके लिए मोस्टली मेरे आउटडोर ही ट्रेनिंग होती है विद हैवी बैकपैक, और ट्रेनिंग मेरी राउंड ईयर चलती है। और उसमें ये कि ग्लेशियर्स पे जाके आपको -20 -25 में आपने वहाँ पे स्पेंड करनी है टाइम, वहाँ पे ट्रेनिंग करनी है। तो इस तरीके से जो ट्रेनिंग है वो बहुत टफ होती है, और राउंड ईयर चलती रहती है हमारी ट्रेनिंग। कोई स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं होती, क्योंकि अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए आपको राउंड ईयर ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ठीक है, ज़बरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत शुक्रिया जनाब एग्जिस्ट करने का। हम पाकिस्तान को आप जैसी खवातीन की ज़रूरत है। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। आई होप कि आप बस सारे पहाड़ के बाद ज़रा आसमानों पे भी आ जाएं, राइट? जो कि आप ऑलरेडी है हमारी नज़र में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारी तरफ से आपके लिए ये वर्चुअल ट्रिब्यूट है, क्योंकि डेफिनेटली यू मेक अस सो प्राउड। वेल, हमारे साथ जैसे कि हमने बताया था परवीन सईद मौजूद हैं, खाना घर की फाउंडर हैं। मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, देखिए आपके जैसा जो हौसला है ना, अब वो एक आम इंसान में नहीं होता। तो अगर हम एक आम इंसान हैं और मदद करना चाहते हैं किसी की, उसको खाना खिला के, तो हम किस तरह से आपका साथ दे सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको मैं दावत दूंगी कि आप सब लोग पहले खाना घर पर आए ना, आकर देखें। लेकिन बाद लोग कहते हैं हम दूर हैं, ये है वो है, तो जब तक अपनी नज़रों से उन चेहरों को नहीं देखेंगे जो भूख से मुतासिर हैं, जो महंगाई से मुतासिर हैं, जो गुर्बत से मुतासिर हैं, उनको देखना चाहिए, आना चाहिए, खाना घर का विज़िट करना चाहिए। जो नहीं करते, मेरा नंबर है, मेरे ख्याल में आप लोग स्क्रीन पे चला देंगे, राब्ता करें। बिल्कुल आ रहा है स्क्रीन और पे। राब्ता करने के बाद मैं नहीं कहती कि मुझे कोई बहुत बड़ा डोनेशन चाहिए, ये नहीं, कुछ भी नहीं। अल्लाह ने आपके घर में आटा दिया हुआ, एक मुट्ठी आटा निकाल कर मेरी झोली में डाल दीजिए, मैं एक रोटी बनाऊंगी और एक गरीब के पेट में चला जाएगा। आपको देने में और मुझे हिसाब देने में बहुत आसानी हो। क्या बात है। अल्लाह ताला ये कहता है कि जब आप किसी भूखे की भूख को मिटा रहे होते हैं ना, तो मदद तो वो अल्लाह ताला कर रहा होता है। आप देखिए कि मुझ जैसा एक बिल्कुल एक आम पाकिस्तानी खातून, अल्लाह ने 22 साल से ये काम पे लगाया हुआ है,
तो राजी कौन है वो अल्लाह है। लेकिन वसीला तो आप बनी है। मतलब वसीला मुझे बना दिया, मैं तो इस बात पे बहुत खुश हूँ कि अल्लाह तूने वसीला बनाया कि तू आसमान से उतर के नहीं आ सकता, लेकिन तूने कहा कि नहीं ये आप इनके हिस्से का आप खाना दें। तो ये अल्लाह का एहसान है, उसका शुक्र है कि उसने मुझे एक बहुत अच्छे काम की तरफ लगाया। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। कराची से हमारे साथ कॉलर भी मौजूद हैं, अरशद हैं, उनसे बात करते हैं। अशरफ से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या आप कहना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? मैडम, मैं इतना खुश हूँ कि अरसे बाद ये स्पीड जिंदा हुई है मसाला चैनल की आपके शो के जरिए, और इससे पहले भी आपके प्रोग्राम देखे, लेकिन इस प्रोग्राम में आपकी पर्सनैलिटी और ज़्यादा वाज़ेह हुई। तो एक कम्युनिटी के लिए, एक मुल्क के लिए काम चल रहा है और दिल बहुत खुश होता है। हर तरह के लोग इसमें आ रहे हैं आपके प्रोग्राम में। एक बिल्कुल नया प्रोग्राम है आपका, माशाल्लाह। और ख़वातीन के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग मर्दों से ज़्यादा ताकतवर हैं और आप लोग सब कुछ कर सकती हैं, और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पता है बड़ी खुशी होती है जब कोई ख़वातीन तो ख़वातीन को एम्पावर करती ही हैं, इनकरेज करती ही हैं, मगर जब मर्द हजरात बिल्कुल कहते हैं ना कि इनसिक्योरिटी का मुजाहरा किए बगैर ख़ातून को सराहते हैं और कहते हैं कि हाँ जी आपने अमेजिंग काम किया, आई थिंक ये है जो माशरे में एक्चुअल रियल चेंज हम देखते हैं और देखना चाहते हैं। अच्छा मैम, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब शुरू में आपने जब किया होगा ये तमाम सिलसिला स्टार्ट, आपको नहीं पता होगा खाना कहाँ से आना है, कितने लोग आएंगे, सो सबसे ज़्यादा मुश्किल मरहला शुरू में क्या था आपके लिए? देखिए शुरू में तो कुछ वो नहीं था ना कि विजन बहुत बड़ा नहीं हो, ये था कि जो अल्लाह ने मुझे मेरे हस्बैंड को दिया हुआ था हम उसमें से निकाल के दे रहे थे ना। तो हमें तो ये था कि अल्लाह हम 2 को खिला लें तो तेरा शुक्र है, हम 4 को खिला लें तो ये कोई वो नहीं था कि नहीं हम हज़ारों तक पहुँचेंगे। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हम हज़ारों तक पहुँचेंगे, हमारा कोई एक नाम होगा, लोग इज़्ज़त देंगे। इस काम करने का एक तवील तजर्बा मुझे हासिल होगा, ये सब कुछ भी नहीं था, बस एक लगन थी कि भूख को मिटाना है। और आपके हस्बैंड का उसमें इक्वल साथ था आपके बिल्कुल साथ? बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। ख्याल किसके दिमाग में पहले आया था, आपके दिमाग में आया था, आपके हस्बैंड के दिमाग में? मेरे दिमाग में। और फिर उन्होंने कहा कि चले करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। वाह। आप मैम ये बात कर रही हैं कि आप अगर कभी देखें किसी इंसान की उस भूख को, मैं एक बार ना रास्ते से गुजर रही थी और मैंने देखा, मैं अपने दिमाग में मेरे ख्याल में था कि अच्छा अभी ज़िंदगी में ये करना है, वो नहीं है, ये नहीं है, जो हमारे होते हैं ख्याल कि भाई ये भी हो वो भी हो। मैंने देखा कि एक तंदूर था, उस पर 2 बच्चे बैठे हुए थे और वो इतने खुश थे, उनके सामने एक रोटी रखी हुई थी तंदूर की, और एक तरफ एक बच्चा था, दूसरी तरफ दूसरा बच्चा था, और वो एक रोटी को खा रहे थे, उनके आसपास और कुछ नहीं था, वो इतनी खुशी से उसको खा रहे थे जैसे पता नहीं हम खुशी से क्या खाते हैं। सो जब आप देखती हैं कि आप जब उनको खाना मुहैया करती हैं, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई आपके पास आए और बोले कि आपने मेरी भूख मिटाई और उसकी वजह से मैं ये ज़िंदगी में कर पाया? इर्द-गिर्द तो सारे भूखे हैं, सारे कच्ची आबादियाँ हैं, तमाम गरीब बस्तियाँ हैं, वहाँ के हालात तो कोई पूछे, कोई देखे, आकर समझे तो सही कि गरीब के मसाइल कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आप जब ज़ईफ़ आती हैं, इतनी ज़ईफ़ होती है, 70-80 साल की ज़ईफ़ खड़ी रहती है कि जी मेरे घर में तो कोई है ही नहीं, मेरा जवान बेटा था मर गया, मैं अकेली रहती हूँ। आप जब उनके मसाइल हल करती हैं ना, उनके मुँह में एक निवाला डालती हैं, तो वो इतनी खुश हो जाती हैं कि मैं देखती हूँ कि अल्लाह ये हज़ारों दुआएं दे के जा रही हैं मुझे। तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है कि जो वाकई हकदार हैं, इनको देखें, इनको समझें। जब हम इनको बना लेंगे ना, इनकी भूख को मिटा लेंगे, ये माशरे का बहुत फाल किरदार अदा करेंगे। बिल्कुल। लेकिन वही वाली बात है कि गुर्बत बढ़ती जा रही है, परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं, गरीब के हाल बेहाल हैं बस। लेकिन आप जैसे लोग हैं जो हमें उम्मीद देते हैं और इंशाल्लाह देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। और आपके लिए हमारे पास बहुत ही एक छोटा सा प्यारा सा खूबसूरत सा तोहफ़ा है, ये हम आपको देना चाहते हैं। और आपके लिए ये हमारी तरफ से ये खूबसूरत सी बास्केट जिसमें बहुत सारे मज़े मज़े के प्रोडक्ट्स हैं, ये आप आराम से बैठ जाइए, इस बास्केट को अपने पास रख लीजिए। एंड ना सिर्फ ये, बल्कि मेरे पास आपके लिए एक और भी चीज़ है। यहाँ पे मेरे पास एक
एक गिफ्ट हैम्पर है EU की क्रीम का, जो कि स्मूथ और सिल्की बनाता है आपकी स्किन को। सो ये भी आप ले लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आप यहाँ पे आराम से बैठ जाइए। जब तक मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उन तमाम ब्रांड्स का, उन तमाम प्रोडक्ट्स का जो कि हमारे साथ अभी के शो में हमारे तमाम गेस्ट के लिए मौजूद थी। मदर केयर है जो कि पायनियर बेबी स्किन केयर ब्रांड है और सालों से माओ का भरोसा है जनाब। इसके साथ साथ हाइजीन का ख्याल रखा जाता है इसमें। स्विस मिस के प्रोडक्ट से कौन जो है वो वाकिफ़ नहीं है। तो इकोनॉमिकल अगर हम उनके होने की बात करें तो बिल्कुल ज़बरदस्त, हर एक उनको अफोर्ड कर सकता है। साथ साथ उनकी फ्रेग्रेंसेस बहुत ज़बरदस्त हैं, उनके नेल कलर को लगाना है बहुत ज़्यादा आसान। इसके साथ साथ ब्रोश है हमारे साथ जिसकी प्रीमियम रेंज है फ्रेग्रेंसेस में, जो कि बॉडी स्प्रेज हैं, परफ्यूम्स हैं। और अगर हम अपने कमरे की और घर की बात करें तो हमारे पास हैं रूम फ्रेशनर, विसरॉय के सेंटेड हैंड वॉश हैं, टैल्कम पाउडर है, ये तमाम चीज़ें हैं। और जो हमारी बास्केट अभी आपने खूबसूरत सी देखी, उसमें हमारे पास जो गिफ्ट कर्टेसी है दैट इज़ बाय अलमीरा, मदक है, स्विस मिस, स्किन वाइट, ब्रोश, इंग्लिश एंटी लाइट शैम्पू, ग्लोब कॉस्मेटिक्स, EU, गुल खान ट्रक आर्ट एंड रेजन शाइन। ब्रेक पे जाने का टाइम है, लेकिन डू नॉट स्टॉप शाइनिंग, बिकॉज जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो भी आपको उन तमाम खवातीन से मिलवाएंगे जो कि शाइन करती हैं, उनका काम जो है वो शाइन करता है। और जाते जाते हम ट्रिब्यूट देना चाहते हैं उस आवाज़ को जो कि हमारे दिलों में हमेशा रहेगी, एंड दैट इज़ नाजिया हसन। ब्रेक के बाद आपसे दोबारा करते हैं मुलाकात। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए, इस एक गाने ने नाजिया हसन को सिर्फ 15 साल की उम्र में शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। पाकिस्तान में पॉप म्यूजिक इंट्रोड्यूस करवाने का क्रेडिट भी नाजिया हसन को जाता है। 1980 में उनकी एल्बम डिस्को दीवाने ने पूरी दुनिया को उनकी आवाज का दीवाना बना दिया। नाजिया हसन को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया और उन्हें फिल्म फेयर जीतने वाली पहली पाकिस्तानी होने का एजाज भी हासिल है। कैंसर जैसी बीमारी से लंबे अरसे तक लड़ने के बाद 13 अगस्त 2000 को सिर्फ 35 साल की उम्र में पाकिस्तान की पॉप क्वीन जिंदगी की बाजी हार गई, लेकिन अपनी आवाज का ऐसा जादू छोड़ गई जो करोड़ों दिलों पे आज भी राज कर रहा है। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं हम। और जनाब अभी आप देख रहे थे अलमीरा की खूबसूरत सी समर कलेक्शन जिसमें आपको ज़बरदस्त किस्म के डिज़ाइन मिल जाएंगे एंड दे ऑल्सो हैव एन अमेजिंग सेल गोइंग ऑन अप टू 50%। इसमें तमाम उम्र की ख़वातीन के लिए ज़बरदस्त किस्म के जो है वो कपड़े हैं, चाहे हम अनस्टिच की बात करें या स्टिच की बात करें। अब हम बढ़ते हैं हमारे इस स्पेशल ट्रांसमिशन की लास्ट। तो जो गेस्ट हमारे पास मौजूद हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ उन दो अमेजिंग ख़वातीन से जिन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं, आप हैरान हो जाएंगे। जब हम बात करते हैं जनाब बाइक राइडिंग की, तो पहले तो दिमाग में ख्याल एक ज़माने में आया करता था सिर्फ मर्द हज़रात होंगे। एक खातून है जो कि ना सिर्फ बाइक राइडर है, बदीन से इनका ताल्लुक है। शी हैज़ ब्रोकन जेंडर स्टीरियोटाइप्स एंड ऑल्सो शी इज़ द फर्स्ट फीमेल जिन्होंने कोरियर डिलीवरी सर्विस का आगाज़ किया है। मैं मिलवाना चाहती हूँ आपको शाहीन गुल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्रिया अल्लाह का। बहुत अभी आपसे चीज़ें जाननी है, ये डिलीवरी और बाइक राइड सब कुछ। और इसके साथ साथ मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, हुमा सोदर हमारे साथ मौजूद हैं। और जब मैं इनका इंट्रोडक्शन पढ़ रही थी
मैंने कहा माय गॉड, इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की हुई है, ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं, लंदन बेस्ड ये हैं, ये बोर्ड मेंबर हैं ऑफ यूके एंड इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ये वाबस्ता हैं, ये दुनिया में 12-13 कंट्रीज जाकर काम करके आई हैं, उन लोगों के साथ बड़े क्लोजली उस कल्चर को जानती हैं एंड शी हैज़ एक्चुअली ब्रोकन ऑल दीज स्टेरियोटाइप्स व्हेन इट कम्स टू किसी भी औरत की अपीयरेंस, ख़ास तौर पे एक मुसलमान औरत की अपीयरेंस, लेकिन बड़ी कामयाबी और बड़े ऑप्टिमिज्म के साथ इन्होंने ये सारे काम किए हैं। इनसे आपको मिलवाना चाहते हैं हुमा सोदर, डॉक्टर हुमा सोदर, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक एंड थैंक यू आयशा फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग सच अ ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। आई होप कि मैं कुछ आपके ऑडियंस को कुछ बता सकूं, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूं। बताइए जी बिल्कुल, आपसे हम जानेंगे और तमाम आपकी एक्सपीरियंसेस जो आपने उनसे सीखा। बाइक राइडिंग से स्टार्ट करते हैं, बाइक पे आते आते हम जो हैं वो बातों की तरफ भी चलेंगे। व्हाई बाइक राइडिंग, हाउ? यार बाइक पे जो एक आज़ादी मिलती है ना आपको, आप हवा के साथ उड़ रहे होते हैं, इस वजह से बाइक जो है ना मतलब मुझे फ्रीडम का एहसास दिलाती है। दैट्स व्हाई बाइक राइडिंग, नॉट अ कार। सही। बट पहली बार कब स्टार्ट किया? हाउ ओल्ड वर यू? 2008 में मैंने स्टार्ट किया था अपने गांव में ही। तब बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं था कि यहाँ पे बदीन में कि कोई लड़की जो है वो बाइक चला सकती है। तो थोड़ा सा चैलेंज मिला था मुझे अपने भाई से ना। तो मेरी असल में ना 2 भाई हैं, एक बड़ा एक छोटा है, बहनें नहीं हैं। तो मुझे ये होता है कि अच्छा भाई ये कर रहे हैं, भाई ये कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं। तो भाई को एक बार मैंने बोला था भाई मुझे साइकिल सिखा दें, आपकी साइकिल है। तो भाई ने ये बोला कि नहीं, लड़कियां साइकिल नहीं चला सकती। मतलब उस जो जुमला था ना उनका, मुझे उन्होंने बहुत हिट किया। तो तब से मैंने सोच लिया था कि अच्छा मैंने साइकिल सीखनी है और भाई के सामने चला कर दिखानी है कि लड़कियां चला सकती हैं। और उसके बाद फिर वो डिलीवरी, कोरियर सर्विस, ये भी हम आपसे जानेंगे। एक और काम भी जो यूजुअली लड़कियां छोड़ें डॉक्टर हुमा, लड़कों के भी बारे में कहा जाता है कि सीए करना जो है ना वो 2-10 साल से पहले पॉसिबल नहीं है। हाउ डिड यू डू इट? ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वुड से आई थिंक इट्स सिमिलर टू दैट काइंड ऑफ थिंग जो कि अभी इन्होंने कही कि जी जब कहा जाता है कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, सो देन आई थिंक हम में से कोई एक न एक खातून कहती है कि जी ये हम कर सकते हैं। तो अभी एक्चुअली थोड़ी देर पहले मेरा कुछ डिस्कशन हो रहा था। मेरे दादा ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ काफ़ी क्लोजली काम किया। तो हमारे पास तो वेदर हम हज़रत खदीजा की बात करें, मोहतरमा फातिमा जिन्ना की बात करें, साइंटिस्ट लेडीज़ की बात करें, या किसी भी प्रोफेशन में देखें, वी हैव एग्जांपल्स एंड टॉप ऑफ ऑल वी हैव ब्रिलियंट मदर्स जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि सीएजी कैसे किया, यही कहा था कि कभी नहीं होगा। और जब मैं अपनी क्लास में थी तो 50 लड़कों की क्लास में आई वॉज दी ओनली वन। तो यस, शुरू में बहुत मुश्किल होता है और आप बैठे होते हैं और आपको ऑल आइज आर ऑन यू। डॉक्टर उमा सॉरी, ये कहाँ पे था? पाकिस्तान में था? पाकिस्तान में, कराची में। और काफ़ी शुरू में आपको थोड़ा सा ट्रबल होती है, लेकिन इसके बाद मैं समझती हूँ कि जहाँ इतनी ट्रबल्स होती हैं वहीं अगर ख़वातीन की तरक्की या उसमें किसी चीज़ का किरदार होता है, डेफिनेटली एक तो उनको घर से सपोर्ट मिलती है, अपने भाई, वालिद, और मैं तो ये कहूँगी कि इवेंचुअली मुझे अपनी क्लासरूम में अपने क्लास फेलो से भी काफ़ी सपोर्ट मिली। बिल्कुल आई कैन अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अच्छा तो आपने एक वन गो में कैसे होता है? वन गो में हो सकता है, पॉसिबल होता है? जी, इसमें देखिए सीए में एक बड़ी फेमस सी सेइंग है जो हम आपस में बैचमेट्स कहते थे कि सीए में जो फेल होता है तो उसने यकीनन बहुत ज़्यादा पढ़ा होता है। उसमें फेल होने के लिए भी आपको काफ़ी पढ़ना पड़ता है, ऐसे फेल भी नहीं हो सकते आप उसमें। अब तो काफ़ी उन्होंने ईजी कर दिया है, वरना अदरवाइज जब हमने किया था तो इट वॉज अ जर्नी। यस, एक ऐसा टाइम भी आया था कि जब मुझे और एक गोल्ड मेडल, इससे पहले लेडीज़ का नहीं आता था, और मेरा जब गोल्ड मेडल आया तो आई मीन डेफिनेटली इट वाज आई वुड से कि मैं प्रिविलेज भी हूँ। तो ये जो सारे गोल्ड मेडल्स और ये सारी अचीवमेंट्स होती हैं, इसके साथ साथ नेक्स्ट उसमें कभी ऐसा भी होता है कि आप आप किसी एक पेपर में फेल हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं होता, पहले अगर आप किसी एक पेपर में फेल हो जाते थे तो आपका पूरा सीए ज़ाया हो जाता था, नहीं कर सकते थे आप उसको। ठीक है, अच्छा मैं आपसे आपकी सिंस आपने तो ट्रैवल किया है, डिफरेंट कंट्रीज़ में आप गई हैं, उसके बारे में भी पूछूंगी। एंड जब तक हम आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि डिलीवरी कोरियर सर्विस, मुझे तो पता भी नहीं था ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट फीमेल। क्या है ये बिल्कुल है। और जब मैंने शुरू किया था ना तो मुझे जब मेरा पहला पार्सल था और मैं देने गई थी, तो वहाँ पे जिस अंकल को मैंने डिलीवर किया उन्होंने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही बोला कि लगता है मर्दों की कमी आ गई है कि अब जो है औरतें ये काम करने लग गई हैं। तो वो मैं थोड़ा सा उस टाइम पे सैड हुई थी, बट उस चीज़ को मैंने अपनी मोटिवेशन बना लिया कि मैं इनका नहीं, कुछ तो डिफरेंट है, कि ये कुछ अलग है। तो वो भी बहुत मतलब एक मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। उसने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया ना
जितना आप जाते थे ना, आप पे वो लोग जुमले कस रहे होते हैं, तो मैंने उनको पॉजिटिव वे में लेना शुरू किया कि भाई ये जो है ना मैंने उस जो नेगेटिव एनर्जी को है ना पॉजिटिव में कन्वर्ट करके अपनी जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट अप कर लिया। वाह, वो कहते हैं ना कि जो इंसान कोई काम नहीं कर रहा होता उसको तो जाहिर सी बात है कोई कुछ नहीं कहेगा, जो कोई अच्छा काम कर रहा होता है उसी के अगेंस्ट लोग जितने ज़्यादा दुश्मन है आप समझोगे आप अच्छा काम कर रहे हो, उतना ज़्यादा आप अच्छा काम कर रहे हो। ज़बरदस्त। तो अभी आप ये करती हैं एज अ बिजनेस, आप इसको करती हैं डिलीवरी कोरियर सर्विस? अभी रिसेंटली टू बी ऑनेस्ट मैंने उसको स्किप कर दिया। उसका रीज़न ये था कि मुझे बैक पेन में ना थोड़ा सा मसला आ गया था। अच्छा। तो मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि आप इसको कंटिन्यू नहीं कर सकती। दैट्स वाई कि वो जो है ना कोरियर के बड़े बड़े बैग्स होते हैं, वो हमने कंधे पे करके ना तो वो डिलीवर करने जाना था। इस वजह से मैंने उसको क्विट किया हुआ है। मगर वो जो है ना मेरी लाइफ का बहुत अच्छा एक पार्ट है जिसने मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया है अपनी लाइफ में ना। तो अब मेरे लिए डिसीजन करना जो है ना बहुत इजी होता है आफ्टर दैट डूइंग दैट जॉब। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हो सकता है कि अभी ये साइंस इतनी तरक्की भी कर लेगी, उस तरह की खास कोई एक इक्विपमेंट आ जाए, व्हीकल आ जाए कि जिसमें यू डोंट हैव टू कैरी इट ऑन योर शोल्डर ऑल द टाइम, राइट? हो सकता है ऐसा भी वो है मगर जहाँ पे मैं काम कर रही थी तो वहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं थी। आई थिंक आपको देखने के बाद आ जानी चाहिए। यू शुड स्टार्ट लुकिंग फॉर ऑप्शंस कि कौन है जो आपको इसमें मदद कर सकते हैं। बिकॉज जैसे कि मदद का मैं इसलिए कह रही हूँ डॉक्टर हुमा कि जब आप भी जैसे दुनिया में कहीं बाहर जाती हैं तो देयर इज़ ऑलवेज दिस कोलैबोरेशन, जो आप रिसर्च करती हैं लॉ के बारे में सबके साथ मिल के। आपको क्या लगता है कि जब भी आप दुनिया से बाहर जाकर कुछ सीखती हैं, क्या वो भी आपसे सीखते हैं और क्या आप भी उनसे सीखती हैं इस तरह से, जो आपका एक लर्निंग, नॉट जस्ट एजुकेशन बट लर्निंग प्रोसेस बढ़ता है? आई वुड डेफिनेटली से बिल्कुल आपका ये हमेशा इट इज़ ऑलवेज अ म्यूचुअल लर्निंग प्रोसेस। बिकॉज फॉर इंस्टेंस जैसे मैं जब पाकिस्तान से मेरा जहाँ बाहर जाने का इत्तेफाक हुआ और अभी आपने भी कहा कि जी मैं एक मेरा आई मीन पीपल डेफिनेटली दे टॉक अबाउट कि आप जी हेड स्कार्फ पहनती हैं। इसी हेड स्कार्फ के साथ आई हैव बीन अ हार्वर्ड स्कूल लॉ स्कूल का रिसर्च फेलो भी रह चुकी हूँ। ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी की मैंने और अराउंड 12 to 15 कंट्रीज़ में आई हैव बीन देयर, वहाँ जाके ट्रेनिंग्स करवाना, सब कुछ करना। तो मुझे अक्सर लोगों से ये सुनने को मिलता है कि जी उन्होंने नहीं सोचा था, पहले तो फर्स्ट वही सोचते हैं कि मैं कोई मलेशियन खातून हूँ, फिर उसके बाद कि पाकिस्तानी कोई खातून होगी, क्योंकि एक इमेज होता है कि जी पाकिस्तानी ख़वातीन इतनी पढ़ी लिखी नहीं होंगी या इतना बोल्डली आके काम नहीं कर सकती। तो आई वुड से कि आपके ये सारे जितनी भी मेंटल बैरियर्स हैं ये आपके जहन में होता है कि आई थिंक इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करते हैं वो आपके पेरेंट्स करते हैं और आपके अच्छे मेंटर्स, टीचर्स और आपको अच्छे लोग अगर जो मिल जाते हैं तो आई थिंक दैट इज़ आपका ये एसेट है कि आप वहाँ से उनको होल्ड करें उनकी जो भी चीज़ें हैं। और जब आप आगे जाके अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज मैंने पैरा सेलिंग से लेकर माउंटेन क्लाइंबिंग ये सब मेरे शौक हैं और ये सब मैंने हेड स्कार्फ में किए हैं। वाह! और उसके साथ साथ मैं अच्छी कुकिंग भी करती हूँ बाय द वे। ऑलराउंडर। जी, तो मतलब आप सिर्फ ये नहीं कह सकते। और बिकॉज एज आई सेड आपसे जब अभी ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी कि मैं बेसिकली एक कमर्शियल एंड चांसरी लॉयर हूँ। वहाँ पर जब मैंने लंदन में पीपलेज के लिए अप्लाई किया तो सब ने कहा कि जी तुम्हें तो इस्लामिक सेंटर में भी शायद मतलब रोल ना मिले और तुम ये सोच रही हो क्योंकि वहाँ पर 1 in 10 का रेशो है, बल्कि उससे भी ज़्यादा, जो कि वहाँ के वाइट्स गोरे, तो उन गोरों में बैम जो वहाँ यानी ब्लैक जो एशियन माइनॉरिटीज़ होते हैं जो वहाँ पैदा हुए हैं उनको भी नहीं मिलता, वो भी 3-4% है। तो कुजा ये कि एक पाकिस्तानी बॉर्न एंड ब्रॉट अप विद हेड स्कार्फ, तो आपको अपने आप पे यकीन करके अपनी वैल्यू, जब आपको वो यकीन कर लेते हैं कि आप अपनी वैल्यूज़ पर, अपने प्रिंसिपल पर, आपकी इंटेग्रिटी पर अगर वो भरोसा कर लेते हैं और आपके पास टैलेंट हो। उन्होंने मुझे आज भी अपने QC का वर्ड याद है, वो ये उन्होंने कहा कि जी एक तो ये लड़की में इंटेग्रिटी है एंड देन शी इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये जिस तरह से उस केस को समझेगी, क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल क्राइम्स की जो हम केस करते हैं, चांसरी बैरिस्ट्री में वहाँ प्यूपिलेज मिलना बहुत मुश्किल है, कोई और नहीं हैंडल कर सकेगा। आई वॉन्ट दिस टीम मेंबर। वाह वाह! और इसी को कहते हैं कि एक बॉक्स से बाहर सोचना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना कि जी अगर मेरे पास ये तालीम है, ज़रूरी नहीं है कि मैं इसी फील्ड में जाऊँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ और सबकी कॉम्बिनेशन से मेरी ही फील्ड में जो है वो मुझे फ़ायदा होगा। अच्छा, साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आई विश कि आपसे और बहुत सारी बातें हो सकती, लेकिन वक्त की थोड़ी सी कमी है। हम आपको जाने से पहले देना चाहते हैं छोटा सा एक टोकन ऑफ लव कह लें, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन कह लें, from our team to both of these wonderful women जो कि इतना काम कर रही हैं और
हार्वर्ड का एक्सपीरियंस जो है ना, मैं आपका इंशाल्लाह उस पर हम पूरा शो करेंगे बाय द वे, हार्वर्ड का एक्सपीरियंस एंड योर बाइक राइडिंग skills, inshallah. So nice Thank of you so Aisha, much. and thank you for giving us opportunity. As I said कि मैंने भी बहुत सारे लोगों के इंस्पिरेशनल वर्ड्स सुन के सोचा कि कोई बैरियर नहीं है लाइफ में, तो अगर मेरे किसी लाइफ एक्सपीरियंस से किसी की लाइफ बदलती तो इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम 100% श्योर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ आप लोग तो तशरीफ़ रखिए यहाँ पे। मैं अपनी ऑडियंस से जो है वो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अच्छा, हमने आपको बताया कि हमारी जो गिफ्ट कर्टेसी थी, दोबारा से मैं बता देती हूँ कि गिफ्ट कर्टेसी हमारे पास बहुत सारे गिफ्ट आइटम्स यहाँ पे मौजूद थे जो कि आपने इस बास्केट में भी देखे। अलमिरा, मदर केयर, स्विस मिस, स्किन वाइट, इंग्लिश एंटी लाइट शैम्पू, ब्रियोश, इसके साथ साथ ग्लोब कॉस्मेटिक्स, EU, गुलखान ट्रक आर्ट एंड रेजिन शाइन एंड वेल, एक बहुत फनी सी बात है लेकिन एक मज़े की बात है। हम हमेशा कहते हैं कि ख़वातीन को इस बॉक्स पे नहीं रखना चाहिए वेदर से दे शुड बी ब्यूटीफुल या पटीट या परफेक्ट, नहीं, ये तीनों अल्फाज बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, जब हम सफाई सुथराई की जनरली बात करते हैं तो हमारा आज ताउन जो है वो हमारे साथ किया है इंग्लिश एंटी लाइट शैम्पू ने। बचपन में अगर आपके घर में ये प्रॉब्लम थी बच्चों को कि जूं और लीकों से वो परेशान रहती थी, तो डॉक्टर के मशवरे से मोस्ट इफेक्टिव शैम्पू फॉर एंटी लाइज, इससे जो है वो आपको अब सर खुजाना नहीं पड़ेगा और आप जो हैं वो बिल्कुल हेल्दी हो जाएंगे और सर बिल्कुल खुजाए। पता है, एक चीज़ के लिए खुजाए, एंड दैट इज़ अच्छी अच्छी बातें सोचना कि ज़िंदगी में अपनी और दूसरों की आप किस तरह से एक चेंज ला सकते हैं। इंटरनेशनल वुमेंस डे पे हमने चूज़ किया उन ख़वातीन को जो हमें लगता है कि इस तरह के शोबों से वाबस्ता हैं, जो कि अपनी ज़िंदगी अपने घर से स्टार्ट करते करते अपने पेरेंट्स का माइंडसेट कुछ चीज़ों में चेंज किया, कुछ की सपोर्ट उनको रही और फिर दुनिया में एक इम्पैक्ट लेके आई। अगर आप ये सोचना छोड़ दें कि आप एक लड़की हैं, एक औरत हैं, एक ख़ातून हैं, लिमिटिंग अपना बिलीफ रखें कि मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, स्टार्ट करें एक क्वेश्चन से जो आप अपने आप से पूछ सकते हैं। ये मुझे किसी ने एक बार कहा था, वो मेरे साथ हमेशा स्टे करता है। अगर आप इस दुनिया में ज़िंदगी में कोई बैरियर्स ना हो, कोई इफ्स एंड बट्स ना हो, कुछ करना चाहते हैं तो वो क्या चीज़ है? और यकीन करें, जब आपको आपका पैशन समझ में आएगा तो फिर आपको उसके आगे जो बैरियर्स होंगे ना वो दिखाई देना बंद हो जाएंगे। इसी बात के साथ हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे कल के दिन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हम सब की जानिब से आप तमाम लोगों को दोबारा से इंटरनेशनल वुमेंस डे मुबारक। खुदा हाफिज़।